हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अफी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो हमारे एक बहुत ही ऑसम एनिमे है जिसका नाम द मिस्ट्रेट ऑफ द डीमन अकेडमी का है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिकैप को और भी ज़्यादा अच्छे से समझें तो ऊपर दिए गए आई बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और जाके हमारी इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए ताकि आपको हमारी ये वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एपिसोड के अंदर। सीन शुरू होते ही हमें एनोस का घर दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें दिखता है कि एनोस अपने माता पिता के साथ खाना खा रहा होता है और एनोस के साथ उसके सभी दोस्त शाशा और मीशा भी होती है। पर इस बार एनोस के घर में दो और नए लोग आए होते हैं, लेस और मीशो। पर हमें ये दिखता है कि मीशो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा शौक में होती है कि आखिरकार वो एनोस के घर में कर क्या रही है, क्योंकि एनोस ने तो उसे ये कहा था कि अगर वो लोग जीतेंगे तभी वो एनोस की टीम का पार्ट बन सकते हैं। पर तभी एनोस मीशो की ऐसी बातें सुनकर उसे ये बोलता है, मीशो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भी अब मेरी टीम का हिस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल देखा है। तुम्हें पता है, तुमने जो अपनी स्पेशल स्पेल यूज़ करी थी वो एक बहुत ही एंशिएंट स्पिरिट मेनियोर की स्पेल है जो कि एक बहुत ही ताकतवर वाटर स्पिरिट है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम दोनों आपस में लिंक हो और शायद अगर तुम अपनी इस ताकत को कंट्रोल करने में कामयाब रहती हो तो तुम आगे जाके हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हो। और हमें दिखता है कि एनोस की ऐसी बातें सुनकर मीशो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और हमें दिखता है कि एनोस के घर वाले भी इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि एनोस अपने नए नए दोस्त बना रहा है। पर तभी एनोस की मॉम उसे ये बताती है कि कैसे वो एनोस के लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो उसी के लिए एक बहुत ही खतरनाक डीमन लॉर्ड जिसका नाम एलियट है उसके पास गई थी और वो ये चाहती है कि एनोस के मार्क्स और अकेडमी में अच्छा परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छा हो पाए, तो वो उनसे मदद चाहती है। पर हमें ये दिखता है कि एनोस तो एलियट का नाम सुनकर कुछ याद करने लगता है और हमें एनोस से ये पता चलता है कि उसे एलियट का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है। और शाशा और मीशा से पूछने के बाद एनोस को ये पता चलता है कि कैसे एलियट उनके टीचर एमिलिया के पापा हैं। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है जहाँ पर हमें ये दिखता है कि कैसे शाशा और मीशा लोग एनोस की माँ के साथ बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। पर तभी एनोस की मॉम उनको उनके बचपन के एल्बम दिखाती है जहाँ पर हमें ये दिखता है कि शाशा और मीशा भी एनोस का बचपन देखते हैं और शाशा को आखिरकार इस चीज़ पर भरोसा हो जाता है कि एनोस को तो अभी सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं और वो इन कुछ महीनों में ही इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और एनोस की मॉम को इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है कि उनका बेटा इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। पर तभी हमें ये एनोस के पापा से एक बात पता चलती है। हमें एनोस के पापा से ये पता चलता है कि कैसे जब एनोस पैदा होने वाला था तो उसकी माँ को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। पर एनोस की माँ ने इस चीज़ को समझकर हार नहीं मानी और उन्होंने अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रार्थनाएं करी थी जिससे आखिरकार उनकी प्रार्थनाएं मानी गई और एनोस का अच्छे से जन्म हो पाया। और इस चीज़ की वजह से ही एनोस के माँ बाप एनोस से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि एनोस उनकी इतनी सारी प्रार्थनाओं का ही नतीजा है। और ऐसी बातें सुनकर एनोस भी बहुत खुश होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एनोस लोगों के घर के बाहर मीशो और लेस दिखाई देते हैं जहाँ पर मीशो लेस का बहुत धन्यवाद कर रही होती है क्योंकि उसकी वजह से ही मीशो आखिरकार एनोस की टीम का हिस्सा बन पाई। पर तभी लेस ये बोलता है, अरे तुम मुझे थैंक्स बोल रही हो और मुझे उल्टा गिल्ट हो रहा है। काश अगर मैं एनोस की वजह सीधा शाशा और मीशा की तरफ अटैक करता तो क्या पता आज हमारी पूरी यूनिटेरियंस की टीम भी एनोस की टीम का हिस्सा बन पाती। मुझे माफ करना मीशो, मेरी वजह से ही आज तुम अपनी टीम से थोड़ा सा अलग हो गई हो। पर हमें ये दिखता है कि मीशो लेस की ऐसी बातें सुनकर उसके लिए कुछ सोचने लगती है और तभी वो लेस को ये बताती है कि कैसे वो अभी तक जितने भी लोगों से मिली है लेस सबसे ज़्यादा अलग है क्योंकि लेस के अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी है और लेस ने अभी तक उसको ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो हाइब्रिड है। और ये चीज़ डीमन वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है जिसे देखकर मीशो को लेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और तभी वो लेस को ये बताती है कि कैसे अगर वो भी उनके यूनिटेरियंस ग्रुप में आ जाता है तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि लेस जैसा इतना बड़ा डीमन अगर उनके साथ जुड़ेगा तो उनका ग्रुप का स्टेटस अपने आप ही बढ़ जाएगा। और हमें दिखता है कि लेस को मीशो की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है। पर तभी लेस मीशो से ये पूछता है कि आखिरकार जो उसने सुना था क्या वो सच है, कि क्या वो सच में आधी स्पिरिट और आधी डीमन है। और मीशो के हाँ बोलने के बाद लेस मीशो से पूछता है कि क्या उसने ये सही सुना था कि हाफ स्पिरिट हाफ डीमन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहते क्योंकि उनमें अपनी ताकत फिक्स नहीं होती।
पर अगर अभी तक मीशो उसके सामने ज़िंदा खड़ी है, तो मीशो में कुछ न कुछ तो अलग बात है, जो उसे बाकी सब लोगों से अलग दिलाती है। और मीशो लेस की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा कन्फ्यूज़ होती है और तभी लेस मीशो को वापस एनोस लोगों के घर के अंदर लेकर जाता है और वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन हमें ये दिखता है कि अमेलिया डीमन एकेडमी के सभी बच्चों को कुछ बातें बोल रही होती है, जहाँ पर वो सब बच्चों को ये बताती है कि कैसे उनका डीमन एकेडमी का सबसे बड़ा त्योहार में से एक मैजिक स्वॉर्ड फेस्टिवल आने वाला है, जिसके अंदर उनकी क्लास के 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एक लेस और एक आनोस। और वो आनोस और लेस को ये बताती है कि कैसे उन्हें अब एक जादुई तलवार चुननी पड़ेगी आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए। और क्लास के कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि लेस और आनोस आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर आनोस लेस से ये बोलता है कि उसे कुछ शक हो रहा है, क्योंकि अभी तक किसी भी रॉयल ने उसके इस कंपटीशन में उतरने के खिलाफ कुछ भी आवाज़ नहीं उठाई है। और ये बात कोई आम बात नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी रॉयल्स ऐसा नहीं चाहेगा कि एक मिसफिट या एक हाइब्रिड ऐसे डीमन किंग के टूर्नामेंट्स में जाए, तो वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और लेस को भी ऐसा ही लगता है कि तभी अचानक से उनके पास मीशो आ जाती है और मीशो आनोस को ये बताती है कि कैसे मेलहेज नाम का डीमन लॉर्ड, जो उनके यूनिटेरियंस ग्रुप का हिस्सा भी है और 7 डीमन एम्परर्स में से एक है, वो आनोस से मिलना चाहता है। और आनोस मीशो की बात को हामी भरकर मीशो के साथ चले जाता है और आखिरकार हमें मेलहेज को पहली बार दिखाया जाता है और मेलहेज आनोस को देखकर अचानक से बहुत ही रोने लगता है और मेलहेज सीधा आनोस की तरफ झुक जाता है और वो आनोस को डीमन लॉर्ड बुलाने लगता है और वो आनोस को ये बताता है कि कैसे इतने साल तक वो सिर्फ डीमन लॉर्ड के इंतजार में था और वो ये सोचता था कि आखिरकार एक दिन वो वापस अपने डीमन लॉर्ड यानी आनोस से मिल पाएगा। पर आनोस मेलहेज की ऐसी बातें सुनकर उससे ये पूछता है कि क्या उसे आनोस के बारे में सब कुछ याद है। पर मेलहेज द्वारा हमें ये पता चलता है कि उसकी हालत भी आइविस जैसी है और उसके साथ भी किसी ने बहुत ही खतरनाक जादू करा है, जिससे वो आनोस की बहुत सारी बातें भूल चुका है। पर वो इतना जानता है कि एनोस उनके डीमन लॉर्ड है और एनोस द्वारा पूछने के बाद आखिरकार हमें मेलहेज से ये पता चलता है कि कैसे शायद ये सब चीजें 2000 साल पहले हुई थी, जब डीमन लॉर्ड आनोस ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था बाकी ह्यूमन वर्ल्ड से डीमन किंगडम को बचाने के लिए और उसने पूरे डीमन किंगडम में एक इनविजिबल दीवार बना ली थी। और हमें ये पता चलता है कि कैसे वो दीवार बनाने के बाद मेलहेज की आंखें उस दीवार की दूसरी तरफ खुली थी, जहां पर वो इंसानों की दुनिया में था, पर उसे ये पता नहीं था कि आखिरकार वो वहां पहुंचा कैसे। पर उसने जैसे तैसे डीमन किंगडम टेरेनी पर वापस जाने की सोची, जिसके बाद आखिरकार वो टेरेनी तक पहुंच गया था। पर आनोस की उस इनविजिबल दीवार ने उसे उस डीमन किंगडम के अंदर नहीं घुसने दिया, क्योंकि मेलहेज की ताकत बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिससे मेलहेज को पूरे 100 साल लगे थे अपनी ताकत वापस बनाने में और आखिरकार वो डेलहेड किंगडम के अंदर घुस पाया। पर जब वो अंदर घुसा था तो पूरी हिस्ट्री बदल चुकी थी और मेलहेज की इतनी बातें सुनकर आनोस मेलहेज से एक और बात पूछता है। आनोस ये पूछता है कि आखिरकार वहाँ के रॉयल्स क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने आनोस को स्वॉर्ड कंपटीशन से बाहर नहीं निकाला है, जिसका मतलब है कि वो लोग कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं। पर मेलहीज आनोस को ये बताता है कि शायद वो लोग आनोस को यूनिटेरियंस ग्रुप का लीडर मान रहे हैं और वो लोग ये समझते हैं कि यूनिटेरियंस ग्रुप की आखिरी होप आनोस ही है और अगर वो लोग आनोस को स्वॉर्ड कंपटीशन में हराने में कामयाब रहते हैं तो वो पूरे यूनिटेरियंस ग्रुप को खत्म कर सकते हैं, जिससे रॉयल्स हमेशा रॉयल्स ही बनकर रहेंगे। और आनोस को भी मेलियस की ऐसी बातों पर थोड़ा यकीन आने लगता है। पर तभी मेलियस आनोस से एक राय बोलता है कि कैसे अगर वो उन रॉयल्स की बातों पर आकर स्वॉर्ड कंपटीशन में घुसता है तो वो उनके प्लान को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकता है। पर अगर वो ये सब चीज़ें करने से मना कर देता है तो शायद वहाँ का फेक डीमन किंग वापस बाहर आ सकता है, जिससे उनको एक मौका मिल सकता है सच्चाई का पता लगाने का। और आनोस मेलियस की ऐसी बातें सुनकर उससे ये बोलता है कि वो ये सब चीज़ें सोचेगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि आनोस वापस अपने घर की तरफ चले जाता है। पर तभी घर में घुसते ही आनोस ये देखता है कि मीशा भी उसकी मम्मी के साथ वहाँ पर उसका इंतजार कर रही होती है और उनसे पूछने के बाद हमें ये पता चलता है कि कैसे मीशा आनोस के लिए कुछ स्पेशल खाना बनाना चाहती थी और उसी चक्कर में वो वहाँ पर जल्दी आकर आनोस की मम्मी के साथ वो सब चीज़ें कर रही थी, जिसे सुनकर आनोस को थोड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद खाना खाते वक्त हमें आनोस की मम्मी से पता चलता है कि कैसे वो और उसके पापा कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं आनोस के स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए। पर आनोस अपनी मम्मी की ऐसी बातें सुनकर उन्हें ये बताता है कि शायद वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा। पर हमें ये दिखता है कि आनोस की मम्मी ऐसी खबर सुनकर बहुत ज़्यादा उदास होने लगती है और वो आनोस से ये पूछती है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। और वो ये भी बताती है कि कैसे वो और आनोस के पापा कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आनोस की इस खबर को लेकर।
और हमें दिखता है कि आनोस भी अपनी मम्मी के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर उन्हें मना नहीं कर पाता। पर तभी हमें दिखता है कि एनोस की माँ उसे उसके पापा के बारे में कुछ बता ही रही होती है कि अचानक से वो चुप हो जाती है। और हमें उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद एनोस के पापा एनोस के लिए कुछ सरप्राइज लेकर आने वाले हैं उस स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन के लिए। और ऐसा ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और हमें ये दिखता है कि आनोस मीशा से ये पूछता है कि आखिरकार वो उसका कैसे धन्यवाद कर सकता है उसके लिए इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। पर मीशा उसे कुछ भी करने से मना कर देती है। और तभी आनोस मीशा को ये बोलता है कि वो उसे एक स्पेशल जगह लेकर जाने वाला है। और मीशा थोड़ा चौंक जाती है कि तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि आनोस और मीशा एक स्पेशल दुकान पर आते हैं जो मैजिकल आर्टिफैक्ट बनाती है। पर हमें मीशा और उस दुकानदार की बात से ये पता चलता है कि शायद मीशा उस मैजिकल आर्टिफैक्ट की दुकान में बहुत पहले से आती है और उसने उस दुकानदार के लिए बहुत सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट भी बना रखे हैं। और मीशा आनोस को ये बताती है कि कैसे वो यहाँ पर वही मैजिकल आर्टिफैक्ट या मॉडल्स बनाने आती थी और ये मॉडल्स जितने छोटे होंगे और जितने डिटेल वाइज होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे कहलाए जाएंगे। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और हमें मीशा और आनोस एक कमरे में दिखाए जाते हैं जहाँ पर वही मैजिकल आर्टिफैक्ट बनते हैं। और मीशा आनोस को ये सिखाती है कि कैसे वो इस दुकानदार की कितने सालों से मदद कर रही है जिससे ये आर्टिफैक्ट बनाना भी उसकी एक हॉबी में बदल चुका है। और मीशा एनोस को ट्राई करने को बोलती है पर एनोस मीशा को ये बताता है कि कैसे अगर वो यहाँ पर कुछ भी बनाएगा तो वो हद से ज़्यादा अमेजिंग होगा। और मीशा उसे ट्राई करने को बोलती है जिसके बाद कुछ ही देर में हमें दिखता है कि वहाँ की दुकान की मालकिन भी उन दोनों के पास आ जाती है। पर जब वो एनोस का आर्टिफैक्ट देखती है तो वो एकदम चौंक जाती है क्योंकि वो मॉडल तो बहुत ही छोटा होता है जिसमें पूरे डीमन किंगडम की छोटी छोटी बिल्डिंगें समाई होती हैं। और वो ये देखकर एनोस से उसे खरीदने की बातें करने लगती है और वो कुछ भी देने को तैयार होती है पर एनोस से साफ मना कर देता है। और ऐसे ही करते हुए कुछ और देर बीत जाती है जहाँ पर हमें ये दिखता है कि आनोस और मीशा साथ में बैठकर वही मॉडल्स देख रहे होते हैं। और मीशा उसको देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है पर आनोस तुरंत ही अपने जादू से उस मॉडल को एक अंगूठी में बदल देता है और वो अंगूठी सीधा मीशा को पहना देता है और उसे उसका गिफ्ट बोलने लगता है जिससे मीशा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पर हमें मीशा के चेहरे को देखकर ये साफ साफ पता चलता है कि शायद वो किस चीज़ से दुखी है। और एनोस के पूछने के बाद मीशा उसे ये बताती है कि कैसे वो भी एनोस के लिए कुछ करना चाहती है क्योंकि एनोस ने हमेशा से ही उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रखा है और वो चाहती है कि वो एनोस के काम आए। पर एनोस उसकी ऐसी बातें सुनकर उससे ये बोलता है, तुम मेरे हमेशा काम आओगी मीशा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें ये बात पता है कि भले ही मुझे लोग डीमन किंग बुलाएं पर मैं असल में उतना ताकतवर नहीं हूँ अलग अलग चीज़ों में। भले ही मुझ में डिस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा ताकत है पर तुम में क्रिएशन की ताकत है जो हम दोनों को टोटल अपोजिट बना देती है। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन पाओगी इस क्रिएशन मैजिक में। तो तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे काम आओगी नहीं आओगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि हम साथ में मिलकर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। जिसे सुनकर मीशा सच में बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ऐसे ही करते हुए कुछ और देर बीत जाती है जिसके बाद हमें दिखता है कि मीशा और आनोस एक कैट कैफे नाम की जगह पर जाते हैं जहाँ पर पूरे कैफे में सिर्फ कैट ही कैट्स होती हैं। पर हमें ये दिखता है कि मीशा आनोस से पूछती है कि आखिरकार वो वहाँ कर क्या रहा है। पर आनोस मीशा को ये बताता है कि वो किसी से मिलने आया है। कि तभी उन दोनों के बीच में एक अजीब सी कैट आ जाती है और वो आनोस को मास्टर कह के बुलाने लगती है जिससे मीशा उसकी आवाज़ सुनकर ये समझ जाती है कि शायद वो आइविस है। और आइविस भी मीशा की बात पर हामी भरता है और एनोस मीशा को ये बताता है कि कैसे उसने ही आइविस को ऑर्डर दिया है कि वो यूनिटेरियंस ग्रुप को स्टडी करे और ये पता लगाए कि आखिरकार मैलिस कर क्या रहा है। जिसके बाद आइविस एनोस को ये बताता है कि कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे ये पता चल गया है कि दरअसल मैलिस उनके ग्रुप का लीडर है ही नहीं, उनकी ग्रुप का लीडर कोई और ही है जो छुप छुप के उन सबको कंट्रोल कर रहा है। पर सभी यूनिटेरियंस में से किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब है। और आइविस से एनोस को ये भी पता चलता है कि कैसे उनके पूरे डीमन किंगडम पर सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में आइविस नहीं जानता और वो इंसान उस नर्सिंग होम में काम करता है जो पूरे डीमन किंगडम के सभी घायल लोगों की मदद करते हैं। और ये चीज़ आइविस को थोड़ा अजीब लग रही है और एनोस भी इस चीज़ को थोड़ा अजीब मानने लगता है और वो आइविस को फिर से मैलेस के ऊपर अच्छे से नज़र रखने के लिए बोलता है और आइविस एनोस की बातें मानकर वहाँ से चले जाता है। तभी कुछ देर बाद शाम को हमें ये दिखता है कि एनोस और मीशा साथ में मिलकर उसी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल के बाहर रुकते हैं जहाँ पर मीशा उसे ये बताती है कि कैसे ये नर्सिंग हॉस्पिटल पूरे डीमन किंगडम का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। कि तभी उनकी बातों के दौरान अचानक से उनके पीछे लेस भी आ जाता है और लेस उन्हें देखकर थोड़ा चौंक जाता है
और एनोस के द्वारा पूछे जाने के बाद लेस उसे ये बताता है कि कैसे उसकी माँ भी इस हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे सुनने के बाद एनोस लेस से ये बोलने लगता है कि कैसे वो उसकी माँ की मदद कर सकता है अपने जादू से और उसकी माँ तुरंत ही सही भी हो सकती है। पर लेस एनोस की मदद लेने से मना कर देता है और उसका धन्यवाद करता है और वहाँ से जाने लगता है। पर जाते जाते एनोस लेस को ये बताता है कि कैसे वो सोच रहा है कि वो इस मैजिकल स्वॉर्ड टूर्नामेंट में भाग नहीं लेगा, जिसे सुनकर लेस बड़े ही अजीब तरीके से एनोस को उसकी मर्जी करने को बोलता है और वहां से चले जाता है। जो चीज़ मीशा और एनोस दोनों को ही थोड़ा अजीब लगती है और एनोस मीशा को ये बताता है कि वो आइविस को लेस के ऊपर भी नजर रखने को बोलेगा। वहीं कुछ देर बाद हमें लेस की माँ दिखाई जाती है, जिसे देखकर हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि उसकी माँ के साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब लग रही है, जैसे कि वो इनविजिबल हो। और ऐसे ही करते हुए कुछ और दिन बीत जाते हैं और आखिरकार मैजिकल स्वॉर्ड टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जहां पर हमें दिखता है कि एनोस को उसकी माँ उस टूर्नामेंट में छोड़ने के लिए आती है। और उसे देखकर हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि एनोस की माँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एनोस के लिए। पर एनोस उसे बताता है कि कैसे उसके पास तो शायद अभी तलवार है भी नहीं, जिसे सुनने के बाद एनोस की माँ थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है और एनोस उसकी माँ से पूछता है कि क्या उसके पापा उसके लिए कुछ स्पेशल तलवार बनाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम से घर नहीं आए हैं। पर एनोस की मॉम उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और वहां से चले जाती है, जो चीज़ एनोस को थोड़ा अजीब लगती है। पर तभी एनोस के सामने आइविस भी आ जाता है और आइविस एनोस को अकेली जगह लेकर जाता है, जहां पर आइविस एनोस से ये बोलता है, मास्टर, मैंने हर जगह का इन्वेस्टिगेशन कर दिया है। जहाँ तक मुझे पता चला है कि मैलेज शायद इस मैजिकल टूर्नामेंट में हिस्सा ही नहीं ले रहा है और उसका इस टूर्नामेंट से कुछ लेना देना नहीं है। पर मुझे एक और बात पता चली है, आपके 7 डीमन एम्परर में से तो कायोस और ईडल इस टूर्नामेंट में कुछ तो गलत करने वाले हैं। शायद वही लोग चाहते हैं कि आप उनकी चाल में फंस जाएं। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और हाँ, आपने कहा था लेस के बारे में भी, मैंने लेस के बारे में पता करा। उसकी मदर के रिकॉर्ड्स उस हॉस्पिटल के अंदर पाए गए हैं, जहाँ पर मुझे ये पता चला है कि उसकी माँ को एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट डिसीज है, जिससे वो कुछ ही दिनों में मर जाएगी। और हमें ये दिखता है कि एनोस ये सब चीज़ें सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और वो आइविस को ये बताता है कि 2000 साल पहले कोई भी स्पिरिट डिजीज नाम की कुछ चीज़ ही नहीं थी। और अपने डीमन एम्परर्स के बारे में सोचकर वो आइविस का धन्यवाद कहकर वहाँ से जाने लगता है। पर जाते हुए एनोस से आइविस आखिरकार ये पूछता है कि क्या वो इस स्वॉर्ड टूर्नामेंट में भाग लेगा कि नहीं लेगा। और एनोस आइविस को ये बताता है कि अगर वो इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेगा तो शायद वो वहाँ के फेक डीमन किंग को कुछ ना कुछ करने में मजबूर कर सकता है, जिससे उसे सच्चाई का पता लग जाए और यही उसके लिए सबसे वाइज मूव होगा। और आखिरकार कुछ देर बाद मैजिकल स्वॉर्ड टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमें सबसे पहला मैच दिखाया जाता है, जिसके अंदर कर्ट नाम का एक बंदा होता है, जो हमें कुछ देर में ही पता चल जाता है कि एमिलिया के खानदान से ही होता है और वो एमिलिया का बड़ा भाई होता है। और हमें ये दिखता है कि कर्ट को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि कर्ट पिछले साल का डिफेंडिंग चैंपियन है उस स्वॉर्ड टूर्नामेंट का। और हमें ये दिखता है कि कर्ट के खिलाफ कोई और नहीं आनोस लड़ाई कर रहा है और वहाँ पर आनोस को बुलाया जाने लगता है। पर हमें तो ये दिखता है कि बहुत बुलाने के बाद भी आनोस वहाँ नहीं आ रहा होता, जिससे सभी लोग आनोस के ऊपर हंसने लगते हैं और आनोस को डरपोक बोलते हैं और उसे फेक यूनिटेरियंस ग्रुप का लीडर भी बोलते हैं। और सब लोग ये सब बोल रहे होते हैं कि कैसे आनोस सिर्फ एक मैच से डर गया है और उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और हमें ये दिखता है कि यही सब बातें एनोस की मॉम भी सुन रही होती है, जिसे सुनकर आखिरकार एनोस की मॉम खुद को रोक नहीं पाती और सब लोगों को चिल्लाकर उन्हें गलत बोलने लगती है और उन्हें ये बोलने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए एनोस कभी हार नहीं मान सकता, क्योंकि वो उसका बेटा है। और हमें दिखता है कि एनोस उसकी माँ की हर एक बात सुन रहा होता है कि तभी अचानक से एनोस के पीछे से उसके पापा भी आ जाते हैं, जो हमें देखने में तो बहुत ही घायल हालत में लगते हैं, पर वो उस घायल हालत में भी एनोस को उसकी तलवार दे देते हैं। और एनोस द्वारा पूछे जाने के बाद उसके पापा उसे ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने ही ये तलवार बनाई है एक बहुत ही खतरनाक मेटल एडिटेनियम से, जिससे आखिरकार वो मैच कर सकता है और वो ये सबको दिखा सकता है कि एक हाइब्रिड भी डीमन लॉर्ड में बदल सकता है। और हमें आखिरकार एनोस के अंदर एक जज्बा दिखता है, जो बाकी सब लोगों को ये साबित करना चाहता है कि वो उसकी मॉम और डैड को सही साबित कर रहेगा और चाहे उसके लिए जितने ही जाल क्यों ना हो वो सबको तोड़ कर रहेगा और सबको ये साबित कर रहेगा कि वही असली डीमन किंग है। और ऐसे ही जज्बे में आखिरकार एनोस मैदान पर आ जाता है, जिसे देखकर सब यूनाइटेरियंस मीशा और साशा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और हमें ये दिखता है कि कर्ट एनोस को थोड़ा छेड़ने लगता है, पर एनोस उसे ये बताता है कि कैसे वो उसका खेल खत्म करने वाला है सिर्फ 1 मिनट के अंदर। वहीं दूसरी तरफ हमें लेस भी दिखता है, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है, पर हमें लेस को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो कोई चीज तो छुपा रहा है। तो एनिमल लवर सीन शुरू होते ही हमें ये दिखता है कि कर्ट और एनोस आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं,
जहाँ पर हमें ये साफ-साफ दिखता है कि एनोस कर्ट के सभी हमलों को बड़े ही आराम से डॉज कर रहा होता है और हमें ये दिखता है कि कर्ट एनोस की ऐसी हरकतें देखकर थोड़ा चौंक रहा होता है। वहीं मैच के दौरान हमें ये दिखता है कि सभी यूनाइटेरियंस ग्रुप की लड़कियां सब मिलकर एनोस के लिए साथ में गाना गाने लगती हैं और वो अपने गाने से ही एनोस का सपोर्ट करने लगती हैं, जिससे हमें ये दिखता है कि एनोस भी थोड़ा अच्छा फील करता है। और हमें तो ये पता ही है कि असल में एनोस कितना ज़्यादा ताकतवर है और वो हमें मैदान के बीच में भी दिख जाता है जब एनोस कुछ ही हमलों में कर्ट की मैजिकल स्वॉर्ड तबाह करने में कामयाब रहता है और वो कर्ट को बिना छुए ही उसे अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से बार-बार बहुत खतरनाक चोटें पहुंचा रहा होता है, जिससे आखिरकार कर्ट एनोस से हार मान जाता है और हमें ये दिखता है कि एनोस कर्ट को 1 मिनट के अंदर ही हराने में कामयाब रहता है, जिससे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। पर हमें ये दिखता है कि एनोस के माँ-बाप और सभी यूनाइटेरियंस ग्रुप एनोस की जीत को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एमिलिया दिखती है, जो अपने भाई को हारता हुआ देखकर एनोस से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि एनोस अपने कमरे में बैठकर मीशो के साथ बात कर रहा होता है अपने अगले मैच की, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एनोस लेस का मैच भी देख रहा होता है, जो वो आराम से जीतने में कामयाब रहता है। और तभी वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से लेस भी उनके कमरे के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर मीशो थोड़ा चौंक जाती है। पर लेस तुरंत ही मीशो और एनोस को ये बताता है कि वो उनका यूनाइटेरियंस ग्रुप छोड़ रहा है और वो एक रॉयल ग्रुप जिसका नाम लॉगवर्थ है उसको ज्वाइन कर रहा है। पर हमें ये दिखता है कि एनोस इस बात से बिल्कुल भी चौंकता नहीं है, पर मीशो थोड़ा चौंक जाती है और मीशो लेस से ये पूछती है कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रहा है, जिसे सुनकर लेस मीशो और एनोस से ये बोलता है, मैं ये बोलना तो नहीं चाहता था, पर मुझे तुम लोगों को ये साबित करना पड़ेगा कि मैं अब यूनाइटेरियंस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहा। मैं एक रॉयलिस्ट हूँ और मुझे तुम जैसों से कोई मतलब नहीं रखना। और हाँ, जाने से पहले एनोस, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा और मेरा मैच हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर हमें तो ये दिखता है कि लेस की ऐसी बातें सुनकर एनोस लेस को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी करने को बोलता है, क्योंकि अगर वो एनोस को मारना चाहता है तो उसे अपनी जान दांव पर लगाने की तैयारी करनी चाहिए। पर हमें तो ये दिखता है कि लेस एनोस की ऐसी बातें सुनकर उसे ये साफ-साफ बता देता है कि वो अपनी जान दांव पर लगाने के लिए हमेशा से तैयार है, जिसे बोलकर लेस तुरंत ही अपनी तलवार उठाकर एनोस पर हमला कर देता है। पर एनोस तुरंत ही लेस की तलवार अपने हाथों से रोककर उसके दिल पर अपने हाथों से ही हमला कर देता है, जिससे हमें ये दिखता है कि लेस को थोड़ा चोट आ जाती है। पर लेस वापस अपनी तलवार लगकर एनोस से मैदान में मिलने को बोलता है और वो वहाँ से चले जाता है। पर तभी लेस के जाने के बाद एनोस मीशो से ये बोलता है, चलो, मेरा शक सही था। हमारे दोस्त के दिल के अंदर किसी ने कोई जादू कर रखा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई कॉलर जादू है, जो दरअसल कुछ और नहीं, बस छोटे छोटे खंजर हैं जो उसके दिल के पास हैं। और अगर उसने कुछ बातें मानने से मना करा तो वो खंजर सीधा उसके दिल में चले जाएंगे। पर ये बात थोड़ा अजीब है। लेस चाहता तो वो सीधा मेरे से मदद मांग सकता था, पर उसने नहीं मांगी। और ऊपर से उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार है। कुछ तो गड़बड़ है मीशो। और ऐसे ही करते कुछ देर बीत जाती है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि एनोस अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को हराने में कामयाब रहता है, जिससे वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो जाता है। और हमें ये दिखता है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार एनोस इतना ताकतवर कैसे है, और बाकी बचे हुए रॉयल्स ये सोच रहे होते हैं कि क्या एनोस फाइनल्स को जीत पाएगा कि नहीं, क्योंकि उनके साइड से रॉयल्स में से लेस भी फाइनल्स के अंदर घुस गया है और उनको ऐसा लग रहा है कि लेस एनोस से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और हमें ये पता चलता है कि कल एनोस लोगों का फाइनल है, जिसमें एनोस और लेस आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। कि तभी शाम को हमें ये दिखता है कि सभी यूनाइटेरियंस ग्रुप और एनोस के माँ बाप साथ में मिलकर एनोस का बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने अपने स्वॉर्ड टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, जिससे एनोस के घर वाले उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ऐसे ही करते हुए वो लोग आपस में कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद एनोस अपने घर वालों को ये बताता है कि उसे भी कहीं जाना है, जिसे सुनकर एनोस की माँ उससे उसकी स्वॉर्ड लेने को बोलती है और उसे ये बताती है कि वो इसकी रक्षा करेगी, क्योंकि रूल्स के अनुसार अगर वो इस स्वॉर्ड को खो देता है तो वो कंपटीशन में अपने आप ही हार जाएगा, क्योंकि रूल्स के मुताबिक एक योद्धा को सिर्फ एक ही मैजिकल स्वॉर्ड मिलेगी पूरे टूर्नामेंट में, और अगर वो तबाह या खो जाती है तो वो योद्धा अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जिसे सुनकर एनोस भी उसकी माँ की बात मान लेता है और वो उसे अपनी स्वॉर्ड दे देता है। और हमें दिखता है कि बाकी सभी यूनाइटेरियंस ग्रुप की लड़कियां एनोस की माँ की मदद करने को बोलती हैं, ताकि वो लोग सब साथ में मिलकर एनोस की स्वॉर्ड की प्रोटेक्शन कर पाएं। और हमें दिखता है कि एनोस भी इस बात से खुश होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखता है कि कुछ देर बाद एनोस और मीशो साथ में टेलीपोर्ट होकर सीधा उस हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं जहाँ लेस की माँ एडमिट है।
और आखिरकार एनोस लेस की माँ को देख लेता है और एनोस तुरंत ही ये समझ जाता है कि लेस की माँ को स्पिरिट डिजीज है और एनोस लेस की माँ के अंदर के जादू को भी महसूस करता है और वो तुरंत ही ये समझ जाता है कि दरअसल लेस की माँ और कोई नहीं एक स्पिरिट और एक डीमन है, एकदम मीशो जैसे। जिसे सुनकर मीशो थोड़ा चौंक जाती है, पर मीशो के पूछने के बाद एनोस मीशो को ये भी बताता है कि शायद लेस को उसकी असली माँ ने नहीं पाला है, जिससे वो कभी जान ही नहीं पाया कि वो एक असली हाइब्रिड है कि नहीं। और ऐसे ही उनकी बातों के दौरान अचानक से हमें ये दिखता है कि लेस की माँ अपनी आँख खोल लेती है और वो अपने सामने एनोस और मीशो को देखकर चौंकती नहीं है, बल्कि वो एनोस को ये बताती है कि वो उसे जानती है। और एनोस द्वारा पूछने के बाद हमें लेस की माँ से ये पता चलता है कि वो अभी तक लेस की सारी बातें सुनती थी और लेस ने एनोस के बारे में उसे बहुत बताया था कि कैसे उसने एक नया दोस्त बनाया है और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है। और आखिरकार एनोस लेस की माँ से ये पूछता है कि क्या उसे लेस के कॉलर जादू के बारे में पता है और हमें लेस की माँ से ये पता चलता है कि उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता है, क्योंकि वो चीज़ें सब उसी की वजह से हो रही हैं। क्योंकि लेस की माँ का इलाज करने के लिए रॉयल ग्रुप के लोगों ने लेस के ऊपर कॉलर जादू का एक कंडीशन रखा था कि जब तक लेस की माँ का इलाज इस हॉस्पिटल में होगा उसे वो कॉलर जादू अपने अंदर समाना होगा। और हमें दिखता है कि ये सब बातें सुनकर एनोस लेस की माँ को ये बोलता है कि वो उसे तुरंत ही हील कर देगा, जिससे रॉयल्स लोगों का कॉन्ट्रैक्ट उनके काम नहीं आ सकता और लेस अपने कॉलर जादू से आज़ाद हो सकता है। पर ये सब चीज़ें करने से पहले एनोस लेस की माँ से उनके स्पिरिट डिजीज़ के बारे में पूछता है और लेस की माँ एनोस को ये बताती है कि कैसे सभी स्पिरिट दरअसल कुछ भी नहीं है, एक ट्रेडिशन है, एक रूमर है और एक बिलीफ है और इसी से सभी स्पिरिट्स को ताकत आती है। पर जब से हाफ डीमन हाफ स्पिरिट इस दुनिया पर आए हैं उनकी ताकत थोड़ा बिखर गई है। तो अगर किसी भी स्पिरिट हाइब्रिड को ज़्यादा जीना है तो उसे या तो अपने ट्रेडिशन या अपने बिलीफ पर और ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा और अगर वो नहीं करते तो वो किसी और के भरोसे भी जी सकते हैं। पर अगर वो किसी और के भरोसे भी नहीं जी पाते तो उनका अंत होना तय है। पर एनोस ये सब बातें सुनकर ये समझ जाता है कि अगर उसे लेस की माँ को बचाना है तो उसे लेस की माँ का ट्रेडिशन या लेस की माँ के बिलीफ समझने पड़ेंगे। पर लेस की माँ उसे ये बताती है कि कैसे वो अभी तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और वो तो बोल भी नहीं पा रही थी, पर पता नहीं क्यों कुछ ही दिनों में वो और ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रही है। पर वो अभी भी इतनी ताकतवर नहीं हुई है कि वो वापस अपने पहले वाले रूप में आ सकती है। पर तभी हमें लेस की माँ से एक बात पता चलती है कि कैसे लेस बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स के प्रति प्यार में था और वो हमेशा स्वॉर्ड्स के साथ खेलता रहता था। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि बचपन में ही वो सभी लोगों को हराने में कामयाब हो गया था, जिससे लेस बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत से किसी से भी लड़ नहीं पाता था और वो जब भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की सोचता भी था तो वो सामने वाले को कब का हरा चुका होता था, जिससे उसे अपनी ही ताकत पर गुस्सा आ रहा था। पर आखिरकार इतने सालों बाद जब लेस एनोस से हारा तो वो अपनी माँ के सामने बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे कोई हराने वाला मिल गया है और वो अपनी पूरी ताकत का यूज़ कर सकता है और इस बात से वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और हमें दिखता है कि लेस की माँ इतना सब कहकर एनोस से ये वादा करने को बोलती है कि आने वाले टूर्नामेंट में वो लेस से अपनी पूरी जान लगा कर लड़ेगा ताकि लेस अपनी पूरी ताकत एनोस को दिखा पाए। और हमें दिखता है कि एनोस भी उस चीज़ के लिए हामी भर देता है, पर एनोस अभी ये नहीं चाहता कि लेस की माँ को कुछ भी हो। पर वो मीशो को ये बताता है कि वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो ये नहीं जानता कि आखिरकार लेस की माँ का ट्रेडिशन या बिलीफ क्या है। और हमें दिखता है कि लेस की माँ को खुद भी ये चीज़ें नहीं पता होती और मीशो भी ये सब बातें सुनकर थोड़ा घबराने लगती है और वो एनोस से कुछ ना कुछ करने को बोलती है। जिसके बाद एनोस मीशो को ये बताता है कि वो अपनी डीमन पावर स्पिरिट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि स्पिरिट्स और डीमंस बहुत अलग अलग होते हैं और चाहे वो अपनी ज़िंदगी का कुछ पार्ट लेस की माँ को दे दे वो भी लेस की माँ को नहीं बचा सकता। जिसे सुनकर मीशो थोड़ा सैड होती है, पर एनोस तुरंत ही मीशो को देखने लगता है और मीशो एनोस को ये बताती है कि वो भी तो एक डीमन और एक स्पिरिट का हाइब्रिड है, तो वो लोग उसकी पावर से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और एनोस भी मीशो की बातों पर हामी भरता है और एनोस मीशो और लेस की माँ को ये बताता है कि वो उन दोनों के स्पिरिट्स को लिंक करने वाला है और वो मीशो की बिलीव्स और मीशो की ट्रेडिशंस सीधा लेस की माँ पर पहुँचाने वाला है, जिससे लेस की माँ पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। पर इस चीज़ में बहुत रिस्क है क्योंकि अगर ये चीज़ सक्सेस नहीं होती तो मीशो और लेस की माँ दोनों ही इस दुनिया से गायब हो सकते हैं। और हमें ये दिखता है कि लेस की माँ ये सब चीज़ें सुनकर एनोस और मीशो
मीशो को इतनी खतरनाक चीज़ें करने से मना करते हैं। पर मीशो लेस की माँ को ये बताती है कि कैसे उसे लेस पर पूरा भरोसा है और वो ये जानती है कि लेस के अंदर एक बहुत ही प्यारी सोल है और वो कुछ भी करके लेस और लेस की माँ की मदद करना चाहती है। एंड ऐसे ही कुछ देर बाद हमें दिखता है कि एनोस एक नया जादू बना देता है और वो मीशो और लेस की माँ की स्पिरिट्स को साथ में लिंक करने की कोशिश करता है। और स्पेल स्टार्ट होने से पहले ही मीशो लेस की माँ और एनोस को ये बताती है कि उसे एनोस पर कितना ज़्यादा भरोसा है और वो ये जानती है कि एनोस कभी भी फेल नहीं हो सकता। और आखिरकार एनोस अपना मैजिक स्टार्ट कर देता है और ऐसे ही करते हुए हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दूसरी तरफ एनोस की माँ और सभी यूनाइटेरियंस ग्रुप की लड़कियां दिखाई जाती हैं जो एक सुनसान रास्ते से गुजर रही होती हैं और वो लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि उन सब लोगों के सामने एमिलिया भी आ जाती है, जिसे देखकर वो सभी लोग थोड़ा चौंक जाते हैं। पर हमें तो ये दिखता है कि एमिलिया सीधा एनोस की माँ की तरफ जाने लगती है और वो उसे ये बताती है कि कैसे वो अब ये स्वॉर्ड लेने वाली है, क्योंकि ये कमेटी का रूल है कि सभी कंटेस्टेंट की स्वॉर्ड एक टीचर लिखेगी ताकि वो उन्हें और भी ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए। पर हमें ये दिखता है कि यूनाइटेरियन ग्रुप की लड़कियां सभी लोग ये सब चीज़ें सुनकर थोड़ा अजीब रिएक्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये कोई भी ऐसा रूल बना है। और हमें दिखता है कि एनोस की माँ भी एमिलिया को मना कर देती है और वो उसे ये बताती है कि वो खुद ही ये स्वॉर्ड संभाल कर रखेगी और वो कल ये स्वॉर्ड एनोस को दे देगी। पर वहीं हमें ये दिखता है कि एनोस की माँ की ऐसी बातें सुनकर एमिलिया बहुत गुस्से में आ जाती है और वो एनोस की माँ से वो स्वॉर्ड छीनने की कोशिश करती है और वो उसे वार्न कर रही होती है कि अगर वो स्वॉर्ड नहीं देती तो वो उस पर हमला भी कर देगी। पर हमें दिखता है कि एनोस की माँ एमिलिया को धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर एमिलिया तुरंत ही उस पर हमला कर देती है जिससे एनोस की माँ थोड़ा घायल हो जाती है। और हमें दिखता है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एमिलिया एनोस की माँ और सभी यूनाइटेरियंस ग्रुप की लड़कियों पर बहुत ही ज़ोरदार मैजिक स्पेल फेंकती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत दूर जा गिरते हैं और हमें दिखता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। पर हमें ये दिखता है कि घायल एनोस की माँ एमिलिया से ये पूछ रही होती है कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रही है, जिसे सुनने के बाद एमिलिया ये बोलती है, अच्छा, मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता? तुम जैसे हाइब्रिड्स की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर आई हूँ कि मुझे अपना जादू तुम पर यूज़ करना पड़ रहा है। और तुम्हें क्या लगता है ये मेरे स्टूडेंट्स हैं? ये सब तो एक छोटे से कीड़े हैं जो मेरी क्लास पर हम जैसे रॉयल्स पर निर्भर होते हैं और हम जैसे रॉयल्स के अंदर ही पलते हैं। मुझे इन सब को मिटाना है और मैं नहीं चाहती कि अब और ज़्यादा रॉयल्स का नाम खराब हो और तुम जैसे हाइब्रिड्स को ये लगे कि तुम हमारी बराबरी कर सकते हो। और हमें दिखता है कि एमिलिया की ऐसी बातें सुनकर एनोस की माँ उसे एक क्रिमिनल बनाने लगती है, पर एमिलिया तो रुकने की बजाय उल्टा एनोस की माँ पर एक बहुत जोरदार मैजिक स्पेल फेंकती है। और हमें दिखता है कि वो उसे लगने ही वाला होता है कि अचानक से एनोस की माँ को बाकी यूनाइटेरियंस ग्रुप की लड़कियां बचा लेती हैं और वो अपने पूरे मैजिक से एमिलिया का हमला रोकने की कोशिश करती हैं और उसका हमला रोकते हुए वो लोग एनोस की माँ को वहाँ से भागने को कहते हैं। पर हमें ये दिखता है कि एनोस की माँ तो उन्हें वहाँ अकेला छोड़ने से मना कर देती है, पर बाकी सभी लड़कियां उसे ये बताने की कोशिश करती हैं कि वो बिल्कुल सेफ रहेंगी क्योंकि उनके सपोर्ट में उनके डीमन किंग एनोस वोल्डिगार्ड है, जिसे सुनकर एमिलिया सच में बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और हमें दिखता है कि वो सभी लड़कियों पर बहुत ही खतरनाक जादू यूज करने लगती है और हमें दिखता है कि वो एक एक कर सभी लड़कियों को मारने लगती है, जिसे देखकर एनोस की माँ सच में बहुत ज्यादा डर जाती है और आखिरकार एमिलिया उन सबको मारने के बाद एनोस की माँ पर हमला करने वाली होती है कि अचानक से एनोस समय रहते आकर एमिलिया के हमले रोक देता है और एमिलिया भी एनोस को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो डरते हुए भी एनोस को बहुत बेइज्जत कर रही होती है। पर तभी एनोस एमिलिया पर बहुत जोर से चिल्लाता है और उस पर अपनी बाइंडिंग स्पेल यूज करता है, जिससे एमिलिया तुरंत ही घुटनों पर आ जाती है। और हमें दिखता है कि ये सब करने के बाद एनोस तुरंत ही अपनी जादू की मदद से अपनी माँ और सभी लड़कियों को वापस पहले जैसा बना देता है और हमें दिखता है कि एनोस सभी लड़कियों को बहुत धन्यवाद करता है और उन्हें ये बताता है कि वो उनकी इस चीज का बहुत शुक्रगुजार रहेगा कि उन्होंने उसकी माँ की जान बचाई, जिसे सुनकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वहीं कुछ देर बाद हमें दिखता है कि एनोस बहुत ही गुस्से में एमिलिया के पास जाता है और वो एमिलिया से ये बोलता है, मुझे लगा नहीं था एमिलिया कि मुझे अब अपना गुस्सा खोने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं ये सब चीजें मान कर चल रहा था कि मुझे कोई भी गुस्सा नहीं दिला सकता, पर शायद गलतियां सबसे होती हैं और अब मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दूंगा। और हमें दिखता है कि इतना कहकर एनोस एमिली का गला पकड़कर सीधा उसे स्टेडियम के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है और हमें दिखता है कि एनोस बिना रुके सीधा एमिलिया के अंदर एक तलवार घुसा देता है, जिससे एमिलिया दर्द के मारे बहुत चिल्लाने लगती है। पर एनोस उसको चिल्लाता हुआ देखकर हंसते हुए उसे ये बताता है कि कैसे उसने ये तलवार उसके एक वाइटल ऑर्गन के पास रखी है और ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ कुछ मिनट ही बच सकती है।
पर अगर वो ज़िंदा रहना चाहती है तो उसे एनोस को अपना डीमन किंग मानना पड़ेगा और उसे डीमन किंग कहकर बुलाना पड़ेगा, जिससे शायद वो एमिलिया को वापस पहले जैसा बना दे। पर हमें ये दिखता है कि एमिलिया तो इतनी घायल रूप में भी एनोस की बेइज्जती कर रही होती है और वो ये कह रही होती है कि वो एक हाइब्रिड को कभी भी अपनी डीमन किंग नहीं मानेगी, जिसे सुनकर एनोस एमिलिया को और भी ज़्यादा चोट पहुँचाने लगता है, जिससे एमिलिया बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगती है और आखिरकार एमिलिया दर्द में चिल्लाते हुए एनोस को अपना डीमन किंग मान लेती है और उससे रहम की भीख मांगती है। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस एमिलिया को ये बताता है कि वो अब उसे उसके असली कर्म की सजा देगा और हमें दिखता है कि आखिरकार एनोस एमिलिया को मार डालता है, पर वो एमिलिया को मारते ही तुरंत ही उसे रीइंकार्नेट कर देता है और वो अपने एक अलग ही मैजिक से एमिलिया को वापस अपने सामने लेकर आ जाता है। पर हमें तो ये दिखता है कि एमिलिया पहले से थोड़ा अलग दिख रही है, पर हमें ये दिखता है कि एमिलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों लग रही है और एनोस द्वारा बताने के बाद आखिरकार एमिलिया को ही पता चल जाता है कि दरअसल वो भी एक हाइब्रिड में बदल चुकी है और एनोस ने उसे अपनी जादू की मदद से उसका प्योर ब्लड उसे छीन लिया है और अब आखिरकार वो उसी चीज़ में बदल गई है जिस चीज़ से वो बेहद नफरत करती है। और हमें दिखता है कि ये सब चीज़ें सुनने के बाद एमिलिया बहुत पागल हो जाती है और वो एनोस के हाथों से तलवार लेकर अपने आप को मारने की कोशिश करती है। पर हमें तो ये दिखता है कि एमिलिया के घाव खुद ही भरने लगते हैं और आखिरकार एनोस एमिलिया को ये बताता है कि उसने उसके जादू की मदद से उस पर एक ऐसी स्पेल करी है कि जब भी वो अपने आप को मारने की कोशिश करेगी वो वापस हाइब्रिड में बदल जाएगी। इसे सुनकर एमिलिया बहुत ही रोने लगती है और वो पागलों के जैसे चिल्लाने लगती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मीशो एनोस की स्पेल का यूज़ कर लेस की माँ से अपनी सोल कंबाइन कर रही होती है कि तभी अचानक से मीशो के पीछे लेस भी आ जाता है और लेस मीशो को चाकू की नोक पर रखकर उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो कर क्या रही है और मीशो लेस को ये बताती है कि वो दरअसल लेस की माँ की मदद कर रही है, जिससे लेस की माँ ठीक हो सकती है और आखिरकार लेस उस कॉलर मैजिक से भी आज़ाद हो सकता है। जिसे सुनकर लेस अपना चाकू नीचे कर लेता है और वो मीशो को ये बोलने लगता है कि कैसे वो सबके अंदर अच्छाई ढूंढना चाहती है और वो ये बोलकर मीशो से ये पूछता है कि क्या एनोस को ये पता है कि मीशो यहाँ है। पर हमें एक अजीब बात दिखती है, मीशो लेस को ये बताती है कि एनोस को ये बिल्कुल नहीं पता कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, पर हमें तो ये पता है कि ये जादू तो एनोस का ही था, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अलग हो रहा है। और लेस ये सब बातें सुनने के बाद मीशो को ये बोलने लगता है कि क्या वो सच में अपनी जान गंवाना चाहती है एक अनजान की मदद करने के लिए, पर मीशो से ये बताती है कि वो उन सब की मदद करेगी जो उसे लगता है कि मदद के लायक हैं। जिसे सुनकर लेस मीशो का थोड़ा धन्यवाद करता है, पर लेस मीशो को ये भी वार्न करता है कि अगर उसने ये ज़्यादा करा तो वो अपनी जान के लिए खतरा बन सकती है। पर मीशो लेस की एक भी बात नहीं सुनती और अचानक से हमें दिखता है कि लेस मीशो पर एक हमला कर देता है, जिससे मीशो बेहोश हो जाती है और लेस मीशो को उठाकर एक कोने में रख देता है और वो मीशो का धन्यवाद करता है कि आखिरकार वो अपनी जान पर खेलकर उसकी माँ की जान बचाना चाहती है। कि तभी अचानक से लेस की माँ लेस को बुलाने लगती है, जिसे सुनकर लेस तुरंत ही अपनी माँ के पास चले जाता है और लेस की माँ लेस को ये बताती है कि कैसे वो बहुत ज़्यादा खुश है कि वो इतने समय बाद लेस से बात कर पा रही है और लेस भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर आखिरकार हमें लेस की माँ से लेस का बचपन की कहानी पता चलती है कि कैसे दरअसल लेस की माँ का सगा बच्चा नहीं था। लेस की माँ ने तो लेस को एक जगह पर पाया था जब उसके खुद के माँ बाप ने उसे अबैंडन कर दिया था और तब से ही उसने लेस को पाल पोस कर इतना बड़ा करा और वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है कि लेस उसे मिला। और इतना कहकर लेस की माँ बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर लेस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन स्वॉर्ड टूर्नामेंट का फाइनल दिखाया जाता है, जहाँ पर मौजूद सभी लोग लेस और एनोस की लड़ाई का इंतजार कर रहे होते हैं और आखिरकार एनोस और लेस आपस में एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एनिमल लवर्स सीन शुरू होते ही हमें ये दिखता है कि एनोस और लेस आपस में स्वॉर्ड फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर हमें ये साफ साफ दिखता है कि लेस को पूरी डीमन एकेडमी चीयर कर रही होती है और एनोस के लिए सिर्फ कुछ ही लोग खड़े होते हैं। कि अचानक से हमें ये दिखता है कि उनकी लड़ाई के दौरान एक आउल जो कि वहाँ का अनाउंसर भी होती है, वो सीधा सबको ये बताने लगती है कि कैसे आज का फाइनल मैच पहले के मैचेस से बहुत अलग होगा, क्योंकि आज उन्हें ब्रेसलेट भी दिए जाएंगे जो कि कुछ और नहीं एक मैजिकल ब्रेसलेट है जो उनकी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल में रखेंगे और अगर ये ब्रेसलेट सामने वाले अपोनेंट ने तोड़ दिया तो वो भी दूसरे अपोनेंट का पॉइंट माना जाएगा।
तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि वही कमेंट्री करती हुई आउल एनोस से मन ही मन में बातें करने लगती है और वो एनोस को सीधा धमकी देने लगती है कि कैसे उसने एनोस के ब्रेसलेट पे एक ऐसा मैजिकल स्पेल यूज करा है जो सीधा लेस की माँ के ऊपर भी यूज हो सकता है और वो दोनों कंबाइन हो रखे हैं, जिससे एनोस का ब्रेसलेट एनोस की सभी मैजिकल पावर अपने अंदर खींचने लगेगा और अगर एनोस ने थोड़ा सा भी उस चीज को रोकने की कोशिश करी तो वो सीधा लेस की माँ पर इफेक्ट करेगा, जिससे लेस की माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी और वो दम तोड़ देगी। और हमें ये दिखता है कि वो आउल नहीं रुकती, वो एनोस को ये भी बताती है कि कैसे अगर लेस एनोस से हार जाता है तो उसका स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट मैजिक अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा, जिसे एनोस ने पहले ही देख रखा है, जो लेस को भी जान से मार देगा। पर हमें तो ये दिखता है कि उस आउल की ऐसी बातें सुनकर भी एनोस बहुत ही काम तरीके से इस खतरनाक सिचुएशन को भी हैंडल करने की सोचता है और ऐसे ही करते हुए कुछ देर में आखिरकार एनोस और लेस का फाइनल स्वॉर्ड टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और हमें ये दिखता है कि लेस एनोस के साथ बहुत ही खतरनाक मैच कर रहा होता है। पर हमें तभी एक अजीब बात पता चलती है, हमें लेस से ये पता चलता है कि कैसे लेस को एनोस के सभी कंडीशंस के बारे में पता है और वो ये जानता है कि एनोस का ब्रेसलेट उसकी जादुई ताकत छीन रहा है और वो एनोस को ये भी बताता है कि उसका ब्रेसलेट तो बस एक फेक ब्रेसलेट है जो रॉयलिस्ट ने ही उसे दे रखा है और वो लोग बस लेस से ये चाहते हैं कि वो जितना टाइम एनोस के साथ लड़ाई में बिता सकता है वो उतना बिताए, ताकि वो लोग और भी ज्यादा टाइम लगाकर एनोस की सारी मैजिकल पावर छीन लें। पर हमें ये दिखता है कि लेस एनोस को ये सब बातें बताते हुए उसे ये भी बताता है कि कैसे वो ये सब होने नहीं देगा, जिसके बाद अचानक से हमें ये दिखता है कि लेस खुद पर ही एक हमला कर देता है, जिससे लेस के अंदर का स्पिरिचुअल मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और वो उसकी सोल को चोट पहुंचा देता है। और एनोस द्वारा पूछने के बाद लेस एनोस से ये बोलता है, हाँ, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने तो बस अपने इस स्पिरिचुअल मैजिक को एक्टिवेट कर दिया है जिससे मैं कुछ ही पलों में मर जाऊंगा। मुझे पता है कि मैं अपनी माँ को नहीं बचा सकता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे लिए अपनी पूरी ताकत यूज नहीं करोगे, तभी मैंने ये करा और अब मैं तुमसे फ्रीली लड़ सकता हूँ क्योंकि अंत में मुझे मरना ही है। तो एनोस बॉडीगार्ड, क्या तुम मेरी एक आखिरी इच्छा मानोगे? क्या तुम अपनी पूरी जान लगाकर मुझसे लड़ोगे ताकि मैं खुद को ये साबित कर पाऊं कि यही मेरा सपना है और मैं ऐसे ही इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। और हमें ये दिखता है कि लेस की ऐसी बातें सुनकर एनोस बहुत ही खुशी से लेस को ये बताता है कि वो लेस की इस इच्छा को पूरी करेगा और वो लेस की ऐसी बहादुरी देखकर लेस से बहुत ज्यादा खुश भी होता है और वो उसे ये बताता है कि वो उसके साथ लड़ाई के दौरान ये सब भूल जाए कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, वो सिर्फ अपनी लड़ाई पर फोकस करे। जिसके बाद हमें दिखता है कि आखिरकार लेस और एनोस आपस में बहुत ही खतरनाक तरीके की स्वॉर्ड फाइटिंग लड़ते हैं, जहां पर हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि एनोस और लेस की लड़ाई देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो लोग ये समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिरकार वो लोग ये देख क्या रहे हैं। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर तक हमें ये दिखता है कि एनोस और लेस आपस में एक दूसरे को चोट पहुंचाने में भी कामयाब रहते हैं, जहां पर वो लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से तलवारें चलाते हुए एक दूसरे को घायल भी कर रहे होते हैं। पर आखिरकार हमें दिखता है कि लेस अभी भी एनोस के बराबर नहीं आ रखा और एनोस लेस को ज्यादा चोट पहुंचाने में कामयाब रहता है, जिससे लेस एनोस से साथ में एक आखिरी हमला करने को बोलता है। और आखिरकार हमें दिखता है कि लेस और एनोस आपस में एक बहुत ही खतरनाक हमला करते हैं, जिसमें हमें ये दिखता है कि लेस एनोस का हाथ काटने में कामयाब रहता है, पर एनोस लेस के दिल के अंदर ही सीधा अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे लेस बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। पर तभी हमें एक अजीब बात भी दिखती है, हमें ये दिखता है कि वो आउल भी ये सब चीजें देखकर अचानक से वहां से गायब हो जाता है कि तभी लेस मरते हुए भी एनोस से उसका धन्यवाद करता है कि कैसे एनोस ने लेस की बात मानकर उसकी इतनी बड़ी इच्छा को पूरी करी। जिसके बाद अचानक से हमें ये दिखता है कि पूरे स्टेडियम के अंदर एक बहुत ही बड़ा मैजिकल सर्कल आ जाता है और वो सीधा एनोस और लेस को अंडरग्राउंड लेकर जाता है और कुछ ही देर में वो सर्कल उन्हें सीधा एक बहुत ही अजीब जगह लेकर जाता है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि वो आउल भी एनोस से ये बोल रही होती है कि कैसे उसने बहुत सालों तक अपने इस मौके का इंतजार करा था जो आखिरकार उसके सामने आया है। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस उस आउल से बात करने लगता है और वो उसे पूछता है कि क्या वही इतनी सब साजिशों के पीछे था और वो आउल भी उसे हाँ कहता है। जिसके बाद हमें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है, हमें ये पता चलता है कि कैसे एनोस को ये पता है कि वो आउल कौन है और वो उसे मेलेस बोल रहा होता है, जिससे हमें आखिरकार ये पता चल जाता है कि इतनी सारी साजिशों के पीछे और कोई नहीं बल्कि एनोस के 7 डीमन एम्परर में से एक मेलेस ही था। और मेलेस भी आखिरकार अपना रूप एनोस को दिखा देता है और वो सीधा एनोस से बोलता है, आखिरकार मेरी जीत हुई, मैंने तुम्हें अपने प्रिजन के अंदर बात कर रख दिया है और मेरे ब्रेसलेट ने तुमसे तुम्हारा जादू भी छीन लिया है। अब तुम्हारे अंदर इतना कम जादू है कि तुम शायद मुझे हरा भी नहीं पाओगे और इतना काफी नहीं है कि मैंने 2 लोगों को और बुलाया है। ये देखो,
तुम्हारे ही दो डीमन एम्परर, गायो और ईडो, जिसे तुम्हें बहुत बेइज्जत करा था ना। अब देखते हैं कि क्या तुम हम डीमन एम्परर्स को हरा पाओगे, वो भी अपनी ऐसी हालत में। मुझे तो नहीं लगता। और हमें ये दिखता है कि मेलिस की ऐसी बातें सुनकर एनोस घबराने की बजाय मेलिस पर हंसने लगता है कि कैसे उसने अपना इतना बड़ा प्लान इतनी जल्दी रिवील कर दिया और वो अब अपने प्लान में सक्सेस भी नहीं हो पाएगा। कि अचानक से उन दोनों की बातों के दौरान हमें ये दिखता है कि गायो और ईडो पर कोई हमला कर देता है और उनके सर को धड़ से अलग कर देता है। और हमें ये दिखता है कि एनोस भी अपने जादू को तुरंत ही यूज कर वो समय वहीं रोक देता है, जिससे हमें ये दिखता है कि मेलिस भी काफी चौंक जाता है। कि तभी मेलिस को ये पता चल जाता है कि गायो और ईडो पर हमला करने वाला और कोई नहीं, लेस ही है। और हमें ये दिखता है कि लेस भी अपनी सारी चोटें भरकर मेलिस के सामने खड़ा हो जाता है, पर मेलिस को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार लेस सही सलामत कैसे है। और लेस मेलिस को ये बताता है कि कैसे उसे एनोस पर पूरा भरोसा था और एनोस उसके भरोसे पर कामयाब खड़ा हुआ जब एनोस ने उस पर आखिरी हमला कर उसका स्पिरिचुअल स्पेल तोड़ने में कामयाब रहा। पर इतना सब कुछ बोलने के बाद भी हमें ये दिखता है कि मेलिस एनोस लोगों से घबराता नहीं है, बल्कि मेलिस अपने स्पेल को यूज कर एनोस लोगों को एक और चीज दिखाता है कि कैसे मेलिस ने लेस की मॉम की स्पिरिचुअल स्पिरिट को अपने रेल में कैद कर रखा है। और वो लेस से ये बोलता है कि अगर वो ये चाहता है कि उसकी माँ पहले जैसी सही सलामत हो जाए तो उसे रॉयलिस्ट ग्रुप की बात माननी पड़ेगी और उसे अपनी पूरी जिंदगी रॉयलिस्ट ग्रुप को देनी पड़ेगी। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस मेलिस की ऐसी बातें सुनने के बाद सीधा मेलिस से उसकी मर्जी में जो आए वो करने को बोलता है और वो मेलिस को ये बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लेस की माँ को कुछ भी नहीं होने देगा। और हमें ये दिखता है कि एनोस की ऐसी बातें सुनकर मेलिस थोड़ा घबरा जाता है और मेलिस की ऐसी हालत देखकर लेस इस चीज का फायदा उठाकर सीधा अपनी माँ की तरफ भागने लगता है, जिससे मेलिस तुरंत ही अपनी स्पेल बंद करने लग जाता है। पर लेस समय रहते उस स्पेल के अंदर चले जाता है, जिससे आखिरकार मेलिस और एनोस आपस में अकेले रह जाते हैं। और हमें ये दिखता है कि मेलिस एनोस को ऐसा अकेले देखकर उस पर एक और स्पेल यूज करने लगता है और एनोस भी उसकी ऐसी स्पेल देखकर कुछ चीज याद करने लगता है, जहां पर हमें एनोस से ये पता चलता है कि दरअसल मेलिस जो स्पेल यूज कर रहा है वो दरअसल और कुछ नहीं एनोस द्वारा बनाई गई वही स्पेल थी जो उसने 2000 साल पहले हीरो कानो से मरने के बाद बनाई थी, जिस स्पेल ने उनके डीमन रेल्म को ह्यूमन रेल्म से पूरा अलग करके रख दिया था। और वो स्पेल और कुछ नहीं एनोस की ही मैजिकल वॉल थी। पर हमें ये दिखता है कि एनोस मेलिस से ये पूछता है कि आखिरकार वो इस चीज का करेगा क्या, क्योंकि उसने तो ये वॉल अपने डीमन रेल्म को ह्यूमन रेल्म से अलग करने के लिए रखी थी। पर मेलिस द्वारा बताने के बाद एनोस को ये पता चलता है कि कैसे मेलिस ने ही इतने सालों पहले उस वॉल को तोड़कर उसके कुछ हिस्से अपने पास रख लिए थे इस प्रिजन के अंदर, जिसे वो अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। और हमें ये दिखता है कि इतना सब बोलकर मेलिस सीधा एनोस पर हमला कर देता है। पर हमें ये दिखता है कि एनोस समय रहते अपनी मैजिक सील बनाने में कामयाब रहता है, जिससे वो मेलिस के हर हमले से बच रहा होता है। कि तभी अचानक से मेलिस अपनी एक और स्पेल यूज कर उस प्रिजन से गायब हो जाता है और हमें ये दिखता है कि मेलिस गायब होते हुए ही एनोस से बात कर रहा होता है और वो सीधा एनोस से ये बोलता है, मुझे लगा कि एक बार के लिए तुम मुझे हरा ही दोगे, पर मुझे तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। एक रीइंकार्नेटेड डीमन होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। मुझे लगा नहीं था कि तुम ज्यादा ताकतवर हो सकते हो एनोस, पर अब ये देखो मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला हूँ। तुम्हारा दोस्त लेस जो अपनी माँ के साथ एक दूसरी डायमेंशन पे है, पर उसका क्या होगा जब मैं उस पर हमला कर दूं। मुझे जितना पता है वो शायद जादू में इतना तेज नहीं है जितना तलवारबाजी में है, तो अब तुम क्या करोगे। और हमें ये दिखता है कि इतना कहकर मेलिस सीधा लेस और लेस की माँ पर हमला कर देता है। पर एनोस दूसरे डायमेंशन में होने के बावजूद भी लेस की माँ और लेस को बचाने में कामयाब रहता है और वो लेस के ऊपर एक शील्ड बना देता है। और हमें ये दिखता है कि मेलिस एनोस की ऐसी ताकत देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। पर मेलिस उससे ये बताता है कि कैसे वो अपनी ताकत वेस्ट करने वाला है, क्योंकि मेलिस की ब्रेसलेट ने बहुत समय पहले ही एनोस की बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर अपने अंदर ही स्टोर कर ली थी, जिससे एनोस के पास बहुत ही कम पावर बची है। तो वो कब तक लेस की माँ और लेस को बचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि लेस अपनी माँ को लेकर बहुत चिंता में होता है कि तभी उसे एनोस की एक आवाज़ आती है और वो उससे ये बोलती है, लेस मुझे पता है तुम अभी टेंशन में हो, पर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे ये लग रहा है कि मेलिस सही बोल रहा है, क्योंकि मेरी ताकत सही में कम हो रही है। तो क्या अब तुम मेरी मदद करना चाहते हो।
जिसके बाद हमें ये दिखता है कि लेस एनोस से बस एक चीज़ मांगता है। वो एनोस से ये कहता है कि उसे एक तलवार की ज़रूरत है, जिससे वो अपनी पूरी जान लगाकर लड़ सकता है। और हमें ये दिखता है कि लेस की ऐसी बातें सुनकर एनोस खुश होते हुए लेस को ये बताता है कि वो अपनी आधी से ज़्यादा ताकत एक तलवार बनाने में यूज़ करेगा, और वही तलवार लेस को और लेस की माँ को वहाँ से आज़ाद करा सकती है, अगर लेस मेलेस से लड़ने में कामयाब रहता है। जिसे सुनकर लेस भी एनोस की बातों पर हामी भर देता है, और आखिरकार कुछ ही देर में एनोस लेस को वो तलवार देने में कामयाब रहता है, जिससे आखिरकार लेस भी मेलेस के सभी जादुई स्पेल पर अपना हमला करने लगता है। पर हमें तो ये दिखता है कि लेस के हमले ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, और लेस की तलवार भी मेलेस के हमलों के बीच में टूट जाती है, जिससे लेस को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो अब क्या करे। और वो एनोस को बार बार यही कह रहा होता है कि वो अब कमज़ोर पड़ गया है और शायद वो अब और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। और इतना बोलकर हमें ये दिखता है कि लेस मेलेस के सामने अपनी हार मान रहा होता है कि तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि लेस की बेहोश माँ अपने होश में आकर लेस को बुलाने लगती है, और लेस को ये बताने लगती है कि कैसे उसे लेस पर पूरा भरोसा है कि वो अपने किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकता है। जिसे देखकर लेस भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, और हमें ये दिखता है कि लेस की माँ लेस से ये बोलने लगती है कि कैसे वो अब उसे अपनी ताकत देने वाली है। जिसे सुनकर मेलेस और एनोस दोनों ही काफ़ी चौंक जाते हैं, और उन दोनों को ये लग रहा होता है कि कैसे लेस की माँ अपनी आखिरी सांसों में भी लेस की मदद करना चाहती है। और हमें ये दिखता है कि लेस भी अपनी माँ की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि तभी हमें ये दिखता है कि लेस की माँ अपने स्पिरिचुअल रूप में चेंज हो जाती है, और आखिरकार वो लेस के सामने एक तलवार में बदल जाती है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि लेस की माँ लेस को ये बता रही होती है कि कैसे वो लेस पर पूरा भरोसा करती है, और वो ये जानती है कि लेस अभी भी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा है, और वो उसको ये ताकत देने वाली है। जिसे आखिरकार लेस एक्सेप्ट कर लेता है, और हमें ये दिखता है कि आखिरकार लेस अपनी नई तलवार उठाकर सीधा मेलिस के स्पेल्स पर हमला करने लग जाता है। और हमें ये दिखता है कि लेस के हमला करते हुए लेस अपने बचपन को याद कर रहा होता है, जिससे वो थोड़ा इमोशनल हो रहा होता है कि कैसे वो अपनी माँ से कितना ज़्यादा क्लोज है। वहीं हमें ये दिखता है कि मेलिस भी लेस की ऐसी ताकत देखकर बहुत चौंक रहा होता है, और उसको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार लेस की स्पेशल तलवार इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। कि तभी लेस एक आखिरी हमला करते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर मेलिस के स्पेल के ऊपर अपनी तलवार मार देता है, जिससे आखिरकार लेस मेलिस का हर एक स्पेल तोड़ने में कामयाब रहता है, और वो सीधा एनोस से जा मिलता है। पर हमें ये दिखता है कि आखिरकार लेस की माँ अपने असली रूप में आ जाती है, और वो लेस को अपना आखिरी अलविदा कहकर लेस के सामने से गायब हो जाती है। जिसे देखकर लेस सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो ये समझ जाता है कि उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांसें भी उसे बचाने के लिए लगा दी। जिसे सोचकर लेस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। और तभी हमें ये दिखता है कि आनोस लेस को होश में लाने की कोशिश करता है, और वो उसे अपने आगे वाले बैटल के लिए तैयार होने के लिए बोलता है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है, और हमें ये दिखता है कि मेलिस तो अभी भी लेस और आनोस की ऐसी ताकत देखकर काफ़ी शौक में होता है, और वो ये सोच ही रहा होता है कि अचानक से वो अपने पीछे आनोस को देखता है, जिसे देखकर मेलिस की तो एकदम फट जाती है। पर मेलिस समय रहते एनोस से अपनी जान बचाकर एनोस से दूर चले जाता है, और वो दूर जाते ही एनोस पर अपनी एक बहुत ही खतरनाक स्पेल से हमला करने लगता है। और हमें ये दिखता है कि मेलिस ये सब चीज़ें कर कर ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वो एनोस को हराने में कामयाब रहा। पर हमें ये दिखता है कि मेलिस का ऐसा सपना ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि कुछ ही देर में एनोस मेलिस का हर एक स्पेल तोड़ने लगता है, और वो वापस अपने पुराने वाले रूप में आ जाता है। जहाँ पर हमें ये दिखता है कि मेलिस एनोस को ऐसा देखकर काफ़ी डर जाता है, और वो बार बार एनोस पर अपने नए नए स्पेल यूज़ कर रहा होता है। पर मेलिस के एक भी स्पेल एनोस का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे होते कि तभी एनोस अपने जादू को यूज़ करते हुए अपनी एक बहुत ही खतरनाक डीमन स्वॉर्ड लेकर आ जाता है, जिसे उसने अपने पुराने डीमन एम्परर आइविस के ऊपर भी यूज़ करी थी। जिसे देखकर मेलिस की तो और भी ज़्यादा फटने लगती है। पर तभी एनोस मेलिस से ये बोलता है, तुमने सही कहा था मेलिस, मैं अभी भी रीइंकार्नेटेड डीमन ही तो हूँ। मुझे पता है कि कोई भी डीमन अगर रीइंकार्नेट होता है तो उसकी बहुत कम शक्ति उस पर वापस आती है, और अगर उसको वो शक्ति बढ़ानी है तो उसको बहुत टाइम लगता है। और तुम सही कह रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। पर मेरी बहुत कम शक्ति इस दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी है। तुम्हें ये पता होना चाहिए था। अब तुम अपनी गलती का अंजाम भुगतोगे मेलिस।
मुझे ये नहीं करना था, पर मुझे तुमने मजबूर करा है। और हमें ये दिखता है कि ऐसा कहकर एनोस बहुत ही गुस्से में मेलिस की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर मेलिस तो एकदम अपनी दुम दबा के एनोस से भागने की कोशिश करता है। पर एनोस तो अपनी स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन से सीधा मेलिस पर एक हमला कर देता है और वो सीधा मेलिस की पाँव काटने में कामयाब रहता है, जिसे देखकर मेलिस खुद ये नहीं समझ पाता कि आखिरकार एनोस के पास इतनी ताकत आ कैसे सकती है। पर हमें ये दिखता है कि मेलिस ऐसा सोच ही रहा होता है कि अचानक से एनोस सीधा मेलिस के सामने आ जाता है और वो मेलिस को आखिरी बार अलविदा कहकर उसके माथे पर सीधा अपनी स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारता है। पर हमें ये दिखता है कि दरअसल एनोस मेलिस पर हमला नहीं कर रहा होता। एनोस तो मेलिस के सर के अंदर एक स्पेशल माइंड कंट्रोल स्पेल को तबाह कर रहा होता है, जिसे तबाह करने के बाद आखिरकार मेलिस अपने सेंसेस में आ जाता है और वो एनोस को सच में पहचान जाता है। और हमें ये दिखता है कि मेलिस अपने होश में आने के बाद एनोस को ये बताता है कि कैसे उसे अभी तक ये नहीं पता चला कि उसके साथ ही माइंड मैजिक किसने यूज करा है, पर उसे ये पता है कि ये मैजिक सिर्फ कुछ दिनों पहले ही यूज करा गया है। पर हमें ये दिखता है कि एनोस तो मेलिस से सीधा गायो और ईडो को वापस अपने पास बुलाने को बोलता है और मेलिस भी एनोस की बात मानकर सीधा गायो और ईडो को उसी हालत में एनोस के पास छोड़ देता है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि एनोस फिर से गायो और ईडो के शरीर से एक बहुत ही खतरनाक स्पेल निकालने में कामयाब रहता है, जिसे देखने के बाद एनोस ये समझ जाता है कि उन पर भी किसी ने माइंड कंट्रोलिंग स्पेल यूज करी हुई थी। जिसके बाद हमें दिखता है कि एनोस फिर से उन्हें रीइंकार्नेट कर पहले जैसा बना देता है और उनकी सोल को उस स्पेल से आजाद कर देता है। पर तभी अचानक से एनोस और मेलिस अपने आसपास एक अजीब ही प्रेजेंस महसूस करते हैं और उन्हें कुछ ही देर में ये पता चल जाता है कि एनोस लोगों को पीछे से कोई देख रहा होता है और एनोस सीधा उस इंसान को देखता है, जिसे देखकर हमें ये साफ साफ दिख रहा होता है कि उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करी हुई है एक मास्क पहनकर। और एनोस उसे देखकर सीधा ये पूछता है कि क्या वही वो फेक डीमन किंग आवाज डेलीगार्ड है। पर हमें ये दिखता है कि वो इंसान तो उनकी एक भी बात का जवाब नहीं देता, उल्टा वो वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर मेलिस भी काफी चौंक जाता है और वो एनोस से ये पूछता है कि क्या वो उसका पीछा करे। पर एनोस उसे वहां रोक देता है और उसे ये समझाता है कि उस चीज का कोई फायदा नहीं है और वो इतना कहकर मेलिस को वहां से जाने को बोल देता है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि एनोस वापस वहां का समय पहले जैसा बना देता है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि आनोस सभी लोगों के सामने घायल लेस के सामने खड़ा होता है और हमें ये देखकर साफ साफ पता चल जाता है कि आनोस और लेस की फाइनल मैच में आनोस की जीत हुई है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और आखिरकार पहली बार हमें ये दिखता है कि वहां पर मौजूद सभी लोग एनोस के लिए चीयर करने लगते हैं और एनोस भी ऐसी चीजें सुनकर सीधा अपने माँ बाप को धन्यवाद करने लगता है कि उन्हीं की वजह से उसने इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने की कोशिश करी और अब वो जीत चुका है। जिसे सुनकर एनोस के माँ बाप सच में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सभी यूनाइटेरियंस ग्रुप की लड़कियां भी एनोस को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। अभी मैच खत्म होने के बाद हमें ये दिखता है कि एनोस घायल लेस के पास आकर लेस को हील करने लगता है और लेस तुरंत ही अपने होश में आ जाता है और वो एनोस से ये पूछता है कि क्या आखिरकार उनका मैच खत्म हो गया, जिससे एनोस भी हाँ बोल देता है। पर एनोस लेस के दुखी चेहरे को देखकर ये साफ समझ जाता है कि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है और एनोस उसे दुखी ना होने को बोलता है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि एनोस कुछ ही पलों में लेस की माँ को उसके सामने ही वापस रीइंकार्नेट कर देता है। जिसके बाद हमें दिखता है कि लेस की माँ अपने पहले वाले रूप में सीधा लेस के सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर लेस भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। पर आखिरकार लेस अपनी माँ को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो एनोस का बहुत धन्यवाद करता है कि उसने उसके लिए इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ें कर रखी हैं। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है, जिसके बाद हमें ये दिखता है कि आखिरकार एनोस को पूरे स्टेडियम के अंदर कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाता है और उसे उसकी ट्रॉफी दी जाती है। पर हमें एक खतरनाक चीज़ दिखती है, हमें ये दिखता है कि एनोस को ट्रॉफी देने के लिए और कोई नहीं साशा ही आई होती है और हमें ये दिखता है कि साशा सच में बहुत ज़्यादा सुंदर बन कर आई होती है। जिसे देखकर एनोस साशा को थोड़ा छेड़ने लगता है, पर साशा एनोस को ये बताती है कि कैसे वो नेक्रोन फैमिली का हिस्सा है, तो उसे ही अपने ट्रेडिशंस के खातिर इस स्वॉर्ड फेस्टिवल के विनर को ऐसे ट्रॉफी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। पर हमें ये दिखता है कि एनोस फिर भी साशा को छेड़ने से नहीं रुकता, पर ऐसे ही करते हुए आखिरकार साशा एनोस को फॉर्मली तरीके से उसे उसकी ट्रॉफी सौंप दे देती है, जिसे देने के बाद वो एनोस की गाल पर एक हल्की सी किस कर देती है। जिसे देख यूनाइटेरियंस ग्रुप की लड़कियां तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं, पर साशा फिर से एनोस को ये बताती है कि कैसे ये भी उनके ट्रेडिशन का हिस्सा है, तो वो इस चीज़ का गलत ना समझे।
पर एनोस फिर से साशा को थोड़ा छेड़कर वहां से चले जाता है और आखिरकार वो मीशो से भी मिल लेता है। तो एनिमे लवर सीन शुरू होते ही हमें 2000 साल पहले की बात दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें ह्यूमंस किंगडम की एक जगह ग्रेडाइट को दिखाया जाता है और हमें ये दिखता है कि ग्रेडाइट के बाहर आनोस वोल्डिगार्ड, जो अभी पूरी दुनिया में डीमन किंग ऑफ टेरनी कहकर बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो उस जगह के बाहर खड़ा होता है, जहाँ पर वो अपने सामने इंसानों का एकमात्र हीरो कानो को देखता है। और हमें ये दिखता है कि कानो एनोस को देखते ही अपने पूरे शहर में बहुत ही बड़ी बड़ी शील्ड्स लगा देता है ताकि एनोस उसके शहर के अंदर ना आ पाए। पर जैसे हमें ये पता ही है कि एनोस कितना ज़्यादा ताकतवर है, तो वो आराम से कानो की बनाई गई शील्ड को एक एक कर तोड़ता रहता है। पर तभी हमें ये दिखता है कि आनोस एक जगह पर रुक के कानो से ये बोलता है, हीरो कानो, मुझे पता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, पर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बहुत हो गया यार, सच में अब और ज्यादा लड़ाई नहीं देखी जाती। क्या तुम इंसान ये नहीं चाहते कि हम लोग अपनी लड़ाई रोक दें? क्या हम डीमंस ही हैं जो इंसानों से लड़ना नहीं चाहते? और क्या तुम लोगों को अपनी जीत इतनी प्यारी है कि तुम लोग अपने ही लोगों की जान लेना चाहते हो? बताओ कानो, तुम चाहते क्या हो? और हमें ये दिखता है कि एनोस की ऐसी बातें सुनकर कानो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कानो एनोस को ये बताने की कोशिश करता है कि वो खुद भी डीमन से लड़ाई नहीं चाहता। पर तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि कानो और एनोस की बातों के दौरान अचानक से एनोस के ऊपर कानो के पीछे से आकर कोई बहुत ही जोरदार हमला कर देता है। पर हमें तो ये दिखता है कि वो इंसान तो कानो की शील्ड भी नहीं तोड़ पाता, पर वो बहुत ही गुस्से में एनोस को मार डालने की बातें करता है और वो एनोस को ये बताने लगता है कि कैसे जब तक वो डीमंस उनके साथ रहेंगे वो अपनी जंग करते रहेंगे और वो एनोस से ही आज उसकी बीवी और बच्चों की मौत का पता लेगा। और आखिरकार हमें उस इंसान का नाम भी पता चल जाता है जिसका नाम जर्गल होता है और हमें ये दिखता है कि जर्गल कानो से एनोस की बातों में ना आने को बोलता है और उसे ये बताने की कोशिश करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग डीमंस के साथ नहीं रह सकते। और इतना कहकर हमें ये दिखता है कि जर्गल अपने लोगों से उनकी ताकत मांगता है, जिसके बाद कुछ नाइट्स साथ में मिलकर जर्गल को अपनी पूरी मैजिकल पावर देने लगते हैं, जिससे जर्गल सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है और वो कुछ सेकंड्स में ही कानो की शील्ड तोड़कर एनोस के ऊपर हमला करने के लिए चले जाता है। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस बिना किसी तकलीफ से सिर्फ कुछ ही पलों में जर्गल के अंदर अपना हाथ डाल देता है, जिससे जर्गल को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। और आखिरकार हमें पहली बार एनोस से ये पता चलता है कि कैसे उसकी माँ को ह्यूमंस लोगों ने ही मार डाला था और वो चाहता तो वो अभी जर्गल को मार सकता था, पर वो जर्गल को मारना नहीं चाहता। और इतना कहकर वो जर्गल को घायल कर कर सीधा कानो से ये बोलता है कि अगर उसे बात करनी है तो कानो उसे उसके कैसल डेल्ज़ागेट के अंदर मिल सकता है, जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। और हमें ये दिखता है कि कानो बिना समय बर्बाद किए सीधा जर्गल के पास जाता है। पर हमें ये दिखता है कि जर्गल कानो से उसकी चिंता ना करने को बोलकर बाकी लोगों को संभालने को बोलता है और उसे ये बताने को बोलता है कि वो सभी लोगों को ये बताए कि कानो ने अपनी बहादुरी से एनोस डीमन किंग को वहां से भगा डाला, जिससे इंसानों को कानो के ऊपर और भी ज्यादा भरोसा होगा और वो डरने से थोड़ा बच जाएंगे। जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी कानो जर्गल को वहां छोड़कर वहां से चले जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक गुप्त जगह पर ये दिखाया जाता है कि कोई इंसान एनोस को मार डालने की बातें कर रहा होता है और वो ये बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डीमन की रेस को वहां से जड़ से खत्म कर देगा। और इतना कर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें प्रेजेंट भी दिखाया जाता है और हमें ये दिखता है कि कैसे एनोस की पूरी टीम, जिसमें एनोस, साशा, मीशा, लेस और मीशो सब साथ में मिलकर अपनी एकेडमी की तरफ जाने लगते हैं। और तभी कुछ देर बाद क्लास के अंदर हमें एनोस लोगो की नई टीचर दिखाई जाती है, जिसका नाम मैनो होता है और वो एमिलिया की रिप्लेसमेंट में आई होती है। और हम सब लोगों को तो ये पता ही है कि एमिलिया के साथ एनोस ने क्या करा था। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि मैनो सभी बच्चों को ये बताती है कि कैसे उनके इंटर एकेडमी क्लासेस चलने वाली हैं, जिसका मतलब ये है कि वो सब लोग एक दूसरी एकेडमी में जाने वाले हैं, जहाँ पर दूसरी एकेडमी के बच्चे उनकी एकेडमी में आकर कुछ क्लासेस अटेंड करेंगे और वो भी ऐसा ही करेंगे। जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि तभी मैनो उन सब बच्चों को ये बताती है कि उनकी इंटरचेंज एकेडमी और कोई नहीं, इंसानों की एक बहुत ही खतरनाक एकेडमी असैसियन हीरो एकेडमी है। जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो सब लोग मैनो से ये पूछने लगते हैं कि क्या सच में वो लोग इंसानों की दुनिया में जाएंगे। और मैनो उन सबको ये बताती है कि ये बात सच है।
पर ये बात बहुत समय से चले आ रही है कि कैसे उन्हें इंसानों के साथ इंटर अकेडमिक क्लासेस रखनी चाहिए, जिससे वो लोग अपना ज्ञान आपस में बांट पाएंगे। पर ये चीज़ समय से थोड़ा जल्दी हो रही है, तो अगर उन सब लोगों को इंसानों के बारे में कुछ भी जानना है तो वो भी जान सकते हैं। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि मैनो सभी बच्चों को इंसानों से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताती है, जिसमें हीरो भी होते हैं, और वो सभी बच्चों को ये बताती है कि कैसे हीरोज वही इंसान है जिन्होंने 2000 साल पहले मिथिकल एज में डीमंस के खिलाफ लड़ाई करी थी, और उन्होंने अपने जादू से डीमंस को बहुत ही ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। जिसके बाद मैनो सभी बच्चों से ये पूछती है कि क्या उनमें से कोई भी हीरोज के बारे में और कुछ जानता है, पर हमें ये दिखता है कि एनोस के अलावा वहाँ पर कोई भी हीरोज के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जिसके बाद हमें दिखता है कि एनोस पूरी क्लास को हीरोज के बारे में बताने लगता है कि कैसे उनका जादू उनके डीमंस के जादू, जिसे गाइजा बोलते हैं, उसके जैसा ही होता है, पर वो गाइजा से थोड़ा ताकतवर होता है। क्योंकि जैसे गाइजा में 7 लोगों की टीम होती है जिसमें एक किंग होता है, और किंग ही अपनी सारी ताकत अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को देता है, जिससे सभी मेंबर्स अपने किंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पर वहीं इंसानों का हीरो मैजिक, जिसे आसला भी कहते हैं, वो गाइजा से टोटल अपोजिट होता है, और उसमें 7 लोगों की टीम में एक किंग होता है जिसे वो 7 लोग अपनी पावर देते हैं, जिससे वो अपनी सोल को और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकता है अपने टीम मेंबर की पावर से, और उसे और भी ज़्यादा खतरनाक ताकतें मिल सकती हैं। जैसे हमने जर्गल को अपने नाइट से ताकतें लेते हुए देखा था, जिससे वो कानों की शील्ड तोड़ने में कामयाब रहा था। और ऐसे ही करते हुए एनोस सभी बच्चों को आसला और गाइजर के मैजिक के बीच में डिफरेंस बताता है, जिसे सुनकर मीनो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, और मीनो एनोस की तारीफ करती है कि कैसे उसे इन सब जादू के बारे में कितना कुछ पता है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद हमें ये दिखता है कि एनोस अपनी सभी टीम को अपने साथ एक जगह चलने को बोलता है, जहाँ पर कुछ ही देर में हमें ये दिखता है कि दरअसल एनोस अपनी पूरी टीम को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए लेकर आया है, और हमें ये दिखता है कि आनोस अपनी पूरी टीम को उस पर हमला करने को बोल रहा होता है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि साफ साफ आनोस बिना कोई ताकत लगाए सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से हरा रहा होता है, और वो इन सब चीज़ों को करते हुए सभी लोगों को उनके वीक पॉइंट्स भी बता रहा होता है, जिससे वो लोग आगे जाकर अपनी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर तक हमें ये दिखता है कि वो लोग आपस में ट्रेनिंग करते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, और शाम को हमें ये दिखाई देता है कि एनोस मेलेस से यूनाइटेरियंस ग्रुप के कैंप में बातें कर रहा होता है, जहाँ पर उसे मेलेस से ये पता चलता है कि मेलेस को हीरोज अकेडमी पर बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, क्योंकि उनकी एक बात बहुत ज़्यादा अजीब है, और वो बात ये है कि दरअसल हीरो अकेडमी वहाँ पर मौजूद सभी इंसानी हीरो जो 2000 साल पहले मर गए थे, उनके रेजरेक्शन को लेकर ही बनाई गई है, जिसका मतलब ये है कि उनकी एकेडमी बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है। और मेलेस को ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, और वो एनोस को सावधानी बरतने को बोलता है। और हमें एनोस से ये पता चलता है कि दरअसल उसे ये लग रहा है कि कैसे मेलेस और उसके बाकी 4 डीमन एम्परर गार्डो, ईडो, आइविस और मेलेस साथ मिलाकर उन सब पर एक बहुत ही खतरनाक मैजिक यूज़ करा गया था। तो उसे ये तो शक हो रहा है कि बाकी बचे गए 3 डीमन एम्परर्स पर भी ये मैजिक यूज किया गया होगा, जिसका मतलब ये है कि वो लोग अभी भी वही फेक डीमन एम्परर आवाज डेलीगार्ड के मैजिक स्पेल के अंदर होंगे। कि तभी उनकी बातों के दौरान अचानक से एनोस अपने कैंप के नीचे लेस को देखता है, जो शायद एनोस से ही बात करने आया था है। कि तभी कुछ देर बाद एनोस और लेस आपस में उसके कैंप के अंदर बात करने लगते हैं, जहाँ पर लेस एनोस की तलवारों की कलेक्शन देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। पर आनोस लेस को ये बताता है कि वो उन सब स्वॉर्ड्स में से कोई भी एक स्वॉर्ड चुन सकता है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलेगा। और तभी हमें ये दिखता है कि लेस की नज़र उन सब स्वॉर्ड में से एक बहुत ही अलग स्वॉर्ड पर जाती है, और वो उसे चुन लेता है, जिसे देखकर आनोस उसे ये बताता है कि कैसे ये एक बहुत ही स्पेशल स्वॉर्ड है, जिसे लेग चेस्टा कहा जाता है, और ये स्वॉर्ड हमेशा अपने होल्डर के मन के हिसाब से चलती है। तो अगर उसे इस स्वॉर्ड को मास्टर करना है तो उसे अपने मन को और इस स्वॉर्ड को आपस में जोड़ना होगा और अपना मन क्लियर करना होगा। और हमें दिखता है कि ये सब बातें सुनकर लेस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और लेस आनोस से ये पूछता है कि क्या सच में वो लोग आपस में एक दूसरे को पहले भी जानते थे। पर आनोस उसे ये बताता है कि शायद ऐसा हो सकता है, पर वो श्योर नहीं है। और आनोस लेस को ये बताता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा मैजिक है, पर उसके पास ये मैजिक नहीं है कि वो ये बताए कि रीइंकार्नेशन होने के बाद वो इंसान कौन है जो उसके सामने खड़ा है। जिसे सुनकर लेस भी थोड़ा चौंक जाता है, पर वो आनोस की दी गई तलवार
तलवार अपने साथ रखने को बोलता है और वो इतना कहकर आनोस से बाद में मिलेंगे कह के वहां से चले जाता है कि तभी हमें ये दिखता है कि आनोस अपनी पास की एक झलक देखता है जहाँ पर हीरो कानो और आनोस की लड़ाई के बाद आनोस की सेक्रीफाइस के दौरान कानो आनोस को ये बताता है कि वो ये दिल से चाहता है कि अगर वो कभी रिइंकार्नेट हुआ तो वो आनोस का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त बनेगा। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ये दिखता है कि पूरे डीमन एकेडमी के अंदर कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है जो ये चेंजिंग क्लासेस करेंगे, जिनमें एनोस लोगों की टीम तो होती ही है, उनके साथ उनके ही एकेडमी के 3rd ईयर वाले भी बच्चे होते हैं। जहाँ पर कुछ ही देर में उन सब लोगों को ये पता चल जाता है कि दरअसल उनकी नई एकेडमी असेसियन हीरो एकेडमी का रास्ता उनमें से किसी को भी नहीं पता है और उन्हें वो रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा और उनके पास उस एकेडमी के अंदर जाने के लिए 10 दिन है और अगर उन 10 दिनों के अंदर कोई भी बच्चा एकेडमी के अंदर नहीं जाता तो वो अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जिसे सुनकर वहां पर मौजूद सभी बच्चे काफी शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी जर्नी तुरंत ही शुरू हो जाती है जहां पर हमें ये दिखता है कि वहां पर मौजूद सभी बच्चे अपनी टीम बनाकर हीरो एकेडमी में कैसे पहुंचेंगे उस चीज की प्लानिंग करती हैं। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस तो बिना कुछ बोले ही अपनी पूरी टीम को असेसियन किंगडम जहां पर हीरो एकेडमी भी है उसके बाहर टेलीपोर्ट कर देता है, जिसे देखकर एनोस की पूरी टीम थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि ये एडवेंचर उनके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। पर आखिरकार वो लोग आपस में बात कर अपने अपने काम बांट देते हैं और वो एनोस को ये बताते हैं कि कैसे वो लोग सब अलग अलग जा रहे हैं। जहाँ पर हमें दिखता है कि लेस अलग जाता है, मीशो और मीशा साथ में जाते हैं और बचे हुए एनोस और शाशा साथ में मिलकर असेसियन शहर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। जहाँ पर हमें ये दिखता है कि एनोस और शाशा साथ में मिलकर अलग अलग जगहों पर जाने लगते हैं और तभी हमें ये दिखता है कि एनोस शाशा को थोड़ा छेड़ने लगता है और उसकी तारीफें करने लगता है कि उसकी आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, जिसे सुनकर शाशा एनोस से बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और उस शर्माने के चक्कर में शाशा अपनी आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन का कंट्रोल खो देती है और शाशा की ऐसी हरकत देखकर एनोस भी तुरंत ही अपनी आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन निकाल लेता है और वो शाशा को अपनी आंखों में देखने को कहता है और हमें ये दिखता है कि शाशा तो एनोस की खूबसूरत आंखें देखकर एकदम शांत हो जाती है और शाशा एनोस से ये पूछती है कि आखिरकार वो उसे ऐसे बच्चों जैसा क्यों ट्रीट करता है। पर एनोस शाशा को ये बताता है कि अगर वो बच्चों जैसा ट्रीट नहीं होना चाहती तो एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन एनोस के बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि वो उस दिन अपनी खुद की आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं निकाल पाएगा और वो दिन वो होगा जिस दिन एनोस शाशा को वैसे ट्रीट करेगा जैसा वो चाहती है। जिसे सुनकर हमें ये दिखता है कि शाशा सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और शाशा एनोस से वादा करती है कि वो उस दिन का बहुत इंतजार करेगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि एनोस और शाशा साथ में मिलकर असेसियन हीरो एकेडमी के बाहर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखता है कि एनोस बिना समय बर्बाद किए सीधा एकेडमी की गेट खोलने की कोशिश करता है, जिसको वो बड़े ही आराम से खोल देता है कि तभी अचानक से हमें दिखता है कि एनोस और शाशा के पीछे एक लड़की आ जाती है और वो उन्हें ये बता रही होती है कि कैसे वो लोग एक आउटसाइडर होने की वजह से हीरो एकेडमी के अंदर नहीं जा सकते। जिसे सुनकर एनोस उस लड़की को ये बताता है कि वो लोग उनकी इंटर एकेडमी क्लासेस के बच्चे हैं और वो लोग डीमन एकेडमी से आए हैं। जिसे सुनकर वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो उनसे ये पूछती है कि क्या उनकी सभी टीम यहाँ पर मौजूद है। पर हमें ये दिखता है कि एनोस और शाशा उनको अपनी टीम के बारे में कुछ भी नहीं बताते, जिसे सुनने के बाद आखिरकार वो लड़की अपने आप को उन दोनों से इंट्रोड्यूस कराती है और हमें उसका नाम पता चल जाता है। उसका नाम एलेनोर होता है, जो असेसियन हीरो एकेडमी की एक स्टूडेंट होती है, जो सीधा एनोस और शाशा को अपने एकेडमी का टूर ले जाने के लिए बोलती है, जिसे एनोस और शाशा भी हामी भर देते हैं। जिसके बाद हमें दिखता है कि एलेनोर एनोस और शाशा को पूरी हीरो एकेडमी घुमाते हैं और आखिरकार एलेनोर शाशा लोगों को उनकी लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी जादुई किताबें होती हैं और तभी शाशा हीरो कानो का एक बहुत बड़ा पोस्टर देख लेती है, जिससे एलेनोर शाशा को ये बताती है कि कैसे ये पोस्टर उनके बहुत ही महान हीरो कानो का है, जिसने 2000 साल पहले डीमन किंग को हराकर डीमंस और इंसानों के बीच में शांति लाई थी और अपने जादू से डीमंस और इंसानों के बीच में एक बहुत ही बड़ी इनविजिबल दीवार खड़ी कर दी थी। पर हमें ये दिखता है कि शाशा तो एलेनोर की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो एलेनोर को ये सुनाने लगती है कि ये सब झूठ है,
क्योंकि वो इनविजिबल दीवार हीरो कानो ने नहीं, उनके डीमन किंग ने बनाई थी और उन्होंने ही अपनी जान को सेक्रीफाइस कर कर इंसानों और डीमंस के बीच में शांति लाई थी। पर हमें ये दिखता है कि साशा की ऐसी बातें सुनकर एनोस साशा को चुप करा देता है और उससे ये बताता है कि उसे अभी इनके सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोला तो इंसानों में उनके हीरोज़ के खिलाफ डाउट आ सकते हैं, जिससे उन्हें आगे जाके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जिसे सुनकर आखिरकार साशा शांत हो जाती है और आखिरकार साशा को शांत करने के बाद एनोस एलेनोर से एक बात पूछता है। एनोस ये पूछता है कि क्या उसे डीमन किंग ऑफ टेरेनी का नाम पता है, जिसे सुनकर एलेनोर एनोस को ये बताती है कि उसका नाम आवास डेलीगार्ड है। जिसे सुनकर एनोस ये समझ जाता है कि आवास ने इंसानों के माइंड के साथ भी मैजिक करा है, जिससे वो लोग उसका नाम भूल चुके हैं। पर तभी हमें एलेनोर से ये पता चलता है कि इस अकेडमी के अंदर एक ऐसी क्लास है जो सभी रीइंकार्नेटेड हीरोज से मिलकर बनी है, जिसके बारे में मेलेज ने भी एनोस को बताया था। जिसके बाद एलेनोर ये बताती है कि कैसे उस क्लास के अंदर बहुत सारे टाइम पीरियड्स के हीरो जो रीइंकार्नेट हो चुके हैं वो मौजूद हैं। और हमें एलेनोर से एक और बात पता चलती है कि कैसे उस रीइंकार्नेटेड क्लास के अंदर टोटल 4 लोग मौजूद हैं जो हीरो कानो के रीइंकार्नेटेड वर्जन है। जिसे सुनकर साशा बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि एक ही इंसान के 4 वर्जन कैसे आ सकते हैं। पर एनोस साशा को ये बताता है कि कैसे हीरो कानो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और इंसानों ने उसके टोटल 7 मैजिकल सोर्सेज बनाए थे, जिससे वो डीमंस पर बहुत ही ज़्यादा हावी पड़ रहा था और वो मैजिकल सोर्सेज अलग अलग जान के जैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, जिससे हीरो कानो अपनी ज़िंदगी में 7 बार रीइंकार्नेट हो सकता है, वो भी अलग अलग रूप में। और हमें दिखता है कि एलेनोर एनोस की ऐसी बातें सुनकर उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है कि कैसे उसे कानो के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता है। कि तभी एनोस एलेनोर से ये पूछता है कि आखिरकार अगर इस पूरी अकेडमी में ऐसे भी बच्चे हैं जो कानो के रीइंकार्नेटेड वर्जन हैं, तो उनमें से किसी को तो कानो की हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पता होगा और उसे ये पता होगा कि उस रात को क्या हुआ था, जिस रात को डीमन किंग और कानो की लड़ाई हुई थी। कि तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि एलेनोर और एनोस की बातों के बीच में अचानक से लाइब्रेरी के अंदर 2 और स्टूडेंट आ जाते हैं जो एनोस से ये बोलने लगते हैं कि कैसे उनके डीमन एकेडमी में जो भी पढ़ाया जाता है वो सब झूठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनके हीरो कानो ने उनके डीमन किंग को बड़े ही आराम से हराया था। और एनोस द्वारा पूछने के बाद हमें उनका नाम पता चल जाता है। उनका नाम जिन और लाओस होता है, जो खुद को हीरो कानो की रीइंकार्नेट क्लास का हिस्सा बता रहे होते हैं और उन्होंने अपनी क्लास का नाम जर्गल कानो ग्रुप रखा होता है। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर उन्हें चिढ़ाने लगता है और उन्हें ये बोलने लगता है कि उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो लोग कानो का पार्ट है और उसे तो ये लग रहा है कि कानो सिर्फ एक ही सोर्स से वापस आ रखा है और वो लोग ऐसा सोर्स बहुत फेक है। जिसे सुनकर हमें ये दिखता है कि उन दोनों में से लाओस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और लाओस एनोस को ये बोल रहा होता है कि अब वो उसे सबक सिखाएगा। जिसके बाद लाओस सीधा एनोस की तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला करने के लिए बढ़ता है। पर हमें तो ये पता ही है कि एनोस बहुत ही कूल तरीके से लाओस से लड़ेगा, तो वो ऐसा ही करता है। एनोस लाओस के सामने खड़ा हो जाता है और वो कुछ भी नहीं करता, बल्कि जब लाओस एनोस की तरफ हमला करने ही वाला होता है तो वो बस अपनी पलकें चिपका देता है, जिससे लाओस बहुत दूर जा गिरता है और लाओस एनोस की ऐसी हरकत देखकर समझ नहीं पाता कि एनोस ने आखिर करा क्या। पर एनोस द्वारा बताने के बाद कि उसने तो सिर्फ अपनी पलकें चिपकाई है, लाओस को इस चीज़ पर यकीन नहीं आता कि एनोस इतना ताकतवर हो सकता है। जिसे सुनकर लाओस वापस बहुत ज़्यादा गुस्सा कर ही रहा होता है कि जिन लाओस को कुछ भी करने से रोक देता है। जिसे सुनकर लाओस भी जिन की बात मान लेता है और शांत हो जाता है और हमें दिखता है कि जिन तो सीधा एनोस से माफी मांगने लगता है लाओस के इस बिहेवियर के लिए और वो आनोस से बहुत ही प्यार से वहां से जाने को बोलता है। जिसके बाद आनोस भी साशा को लेकर वहां से जाने लगता है। कि तभी जाने से पहले जिन आनोस से उसके बारे में पूछता है कि वो है कौन। जिसके बाद आनोस जिन को ये बताता है कि वो आनोस वोल्डीगार्ड है और इतना कहकर वो वहां से चले जाता है। पर हमें ये दिखता है कि एलेनोर भी उन दोनों के पीछे चली आती है, जहाँ पर कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि साशा, एनोस और एलेनोर साथ में मिलकर एक अलग जगह पर बातचीत कर रहे होते हैं और एलेनोर एनोस से ये पूछती है कि क्या वो भी एक रीइंकार्नेटेड बीइंग है
और क्या वो हीरो कानो को जानता था। और एनोस एलेनोर की इस बात पर हामी भरता है और उसे ये बताता है कि कैसे कानो और उसकी बात 2000 साल पहले हुई थी और उसने कानो को ये बताया था कि कैसे रीइंकार्नेट होने के बाद वो कानो से ज़रूर मिलेगा और कानो ने भी उस चीज़ की हामी भरी थी। पर आज 2000 साल बाद उसे कानो की भनक भी नहीं है और उसने आज ये देख लिया है कि इस एकेडमी में अभी तक तो उसे कानो नहीं मिला है कि तभी एलेनोर एनोस से एक बहुत ही अजीब बात बोलती है। एलेनोर एनोस को ये बताती है कि वो चाहकर भी कानो को नहीं ढूंढ सकता और अगर वो ढूंढने की कोशिश भी करेगा तो उसे नहीं मिलेगा क्योंकि कानो को 2000 साल पहले ही किसी ने मार डाला है और उसके सारे सोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और एलेनोर की ऐसी बातें सुनकर एनोस उससे इसका कारण पूछता है और उससे ये पूछता है कि आखिरकार कानो को मार कौन सकता है, जिससे एलेनोर एनोस को एक बहुत ही शॉकिंग खबर बताती है कि कैसे कानो की हत्या एक इंसान ने ही करी है। और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे पर अभी को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। और हाँ गाइस, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। सो बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।